सारे ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनको हम लास्ट टाइम लेकर आए थे। तो सरप्राइजिंगली मतलब मुझे इतना ही सरप्राइज़ नहीं था जितना उनको सरप्राइज़ था कि वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई एंड द व्यूज़ दे वर फिनोमिनल एंड माशाल्लाह से ही हैज़ सच अ ग्रेट ग्रिप ऑन व्हाट्स हैपनिंग। बट ग्रिप होना एक बात होती है, उसको समझाना, उसको बताने का अंदाज़ जो था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हसन, हु इज़ एन इकोनॉमिस्ट, अ कॉलमनिस्ट फॉर अरब न्यूज़। ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप एंड द एक्स चेयरमैन of NAFTEC, the National Vocational Training Institute, I suppose. Yeah. Sir, thank you so much for being part of the show. थैंक यू मजम्मल फॉर हैविंग मी अगेन। असल बात है आपने क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से पूछे, इसीलिए आसानी से मैं एक्सप्लेन कर सका। I'm glad. I'm gonna dive right in, right? Because यहाँ पर कोई पुराना इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, कुछ और नहीं है। पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। कितने मरतबा और गुजरेगा उस पर तो मैं आऊँगा, तो टुवर्ड्स द एंड आऊँगा कि सर थोड़ा फ्यूचर ही बता दें ताकि हमने रहना नहीं रहना इस मुल्क में। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सादा तरीके से शुरू करूँ कि इस वक्त हो क्या रहा है, डॉलर क्यों अप एंड डाउन हो रहा है, 40% इन्फ्लेशन क्यों है, मतलब एक आम आदमी के लिए जो कि हु डजंट रियली केयर मच फॉर पॉलिटिक्स, जो कि बाकी सरफेस की चीज़ों को नहीं देखता, वो तो देख रहा था मुल्क चल रहा था, सिस्टम चल रहा था। Suddenly the world is collapsing and it's and honest to God, jokes aside, it's becoming incredibly difficult to survive. नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं तो खुद देख रहा हूँ, हमारे यहाँ घर में जो काम करते हैं उनके लिए वर्चुअली एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हो गया अगर हम लोग नहीं हेल्प करें। और बहुत मैं रिकमेंड करता हूँ जहाँ आप हेल्प कर सकें प्लीज़ हेल्प करें। एक इंसान जिसकी कोई 40,000 ना 30,000 सैलरी है, उसके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000 आ गए तो खाना भी है, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। तो मैं तो डरता हूँ कि ये लोग बड़े शरीफ लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, इसलिए कि कई और मुल्क में तो हमारा चोरी शुरू करते हैं, डकैती शुरू हो जाएगी, जनरली सिविल डिसोबीडियंस, सो इट्स ड्रेडफुल। और इसके आप पूछना चाह रहे हैं शायद कि ये क्यों हम लोग इस महाज पर पहुँचें, इस पर तो हम लोग ने काफ़ी गुनाह करे हैं, इसीलिए उसका नतीजा भुगत रहे। मगर मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है पिछले 6 महीने में, वो उसका एक बड़ा हाथ है। आई थिंक काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ थी और मगर जो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, उससे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई है, डिसकंटिन्यूटी हुई है। आप अगर सोचें अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो शायद खान साहब 10 रुपया पेट्रोल घटाते भी नहीं, वो IMF की डिसकंटिन्यूटी भी नहीं होती, ये लोग भी नए गवर्नमेंट नहीं आती जो अगले 3 महीना लगाए रीनेगोशिएट करने के लिए, उससे और अनसर्टेनिटी बढ़ी, उससे आपका रुपया और डिवैल्यूड, डिफ़ॉल्ट की जहां बात नहीं हो रही थी। मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स बताऊं। एक होता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, मैंने शायद पहले भी मेंशन करा है। वो आपकी जो रिस्क फैक्टर होता है बोरोइंग का, इंटरनेशनल बोरोइंग का, वो कोई 4-5% थी। जो हम ऑर्डनरी बोरो करते हैं 6% पर, तो 5% और वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप होता था। वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद वो 5-6% से एक बैग 15% चला गया। अच्छा, 15% से चला गया 20%, मैक्सिमम चला गया कोई 30%, अभी भी कोई 20-25%। इफेक्टिवली हम लोग इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट से बंद हो गए। आपकी जो बॉन्ड्स थे, ये सकूक बॉन्ड्स और यूरो बॉन्ड्स, जो इंटरनेशनल बॉन्ड जो पाकिस्तान बोरो करता है, वो चल रहे थे कोई 8-9% पर 2 साल के लिए ना 3 साल के लिए। एक बैग वो पहले तो गए 15-20% पर, उसके बाद जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ी अब जो हो 50% पर चले गए। आप यकीन नहीं करिएगा कि जो दिसंबर मैच्योरिटी है, जो अब 3 महीना में मैच्योरिटी है, उसकी जो यील्ड मैच्योरिटी ना इंटरेस्ट रेट, उस पर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो 84% है आज, 84%। ये इसका मतलब दूसरी दुनिया जो है, आपको क्रेडिट मार्केट ना जो बॉन्ड मार्केट, वो समझ रही है आप डेफिनेटली अपने बॉन्ड्स को नहीं डिफॉल्ट करेंगे, यानी कि बेसिकली आप जो डिफॉल्ट करेंगे, लोन्स हैं आपके, वो आप नहीं पे बैक करने की दोनों जो मेजर्स हैं, मेट्रिक्स हैं, जो इससे आप देखते हैं कि कंट्री की क्या एबिलिटी है, कुव्वत है पे करने की, दोनों कह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट की तरफ चले गए।
और ये सारा हुआ है पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और इसमें बड़ा हाथ है ये जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है। तो आई थिंक हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे दूसरे भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि प्लीज़ ये इतनी आसान बात नहीं होती। एक दफ़ा आप इकोनॉमिक्स ज़रूर है, मगर पॉलिटिक्स से बहुत टाइड है। राइट। अगर मैं इसमें ये आपसे पूछूं, लास्ट में आपने आके एक सॉर्ट ऑफ एक हमें एक वो दिया था, विजुअल दिया था, देयर वर लॉट ऑफ पेंडिंग, आपने कोई 35-40 बिलियन डॉलर की एक वो भी बताई थी, नंबर भी दिया था कि यार इतना एस्टिमेटेड हमें वापस करना है जी। अच्छा, उसमें जाहिर है कहीं ना कहीं हमें कुछ रिलीफ मिल गई, कुछ चाइना ने कहा कि यार इतना पैसा तुम अभी ना दो, सऊदी ने आगे पीछे कर दिया। दरमियान में हमने बड़ी चीज़ें सुनी, हमने कहा जी पता नहीं कतर हमसे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने लगा है, सऊदी अरब जो है वो बड़े पैसे देगा। आई डोंट, एज फार एज आई कैन टेल, आई हैवंट सीन मच ऑफ दैट मटीरियलाइज। IMF की ट्रांच अभी एक आई थी, छोटी सी क्यूट 1.14 बिलियन, हाँ 1.414 बिलियन डॉलर्स, और वो वर्चुअली आधा ऑलरेडी खर्च हो गई हुई है। और उसमें जो है वो उसके साथ आपका एज सच आपको ऊपर नीचे कोई लेफ्ट राइट नज़र नहीं आई। अब जो एक थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण आई है वो ये आई है कि यार वो फ्लड्स की प्रॉक्सी में अगर फ्लड्स ना हुए होते तब तो शायद आपको दुनिया हाथ ही ना लगाती कि यार यू गाइस आर अ स्पॉइल्ड ब्रैट, एंड ऑनेस्टली लाइक वीड रादर यू, होता है ना टाइम होता है जो आप बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हो, कहते हो बट अब वो थोड़ी सी एक सैड सॉफ्ट स्टोरी फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड आ गई है, जिसकी वजह से वो दे आर एबल टू एट लीस्ट कमिट टू समथिंग। वी डोंट नो व्हाट्स गोना कम बट दिट्स समथिंग। और जो कि अगर मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो आई मीन 25 to 30 बिलियन डॉलर से कह रहे हैं जी लॉस हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक दैट हैज़ हेल्प्ड अस एट ऑल, बल्कि वो तो इट्स जस्ट गोइंग टू ऐड टू द बर्डन ऑफ वो। बट इफ़ आई वर टू आस्क यू टुडे व्हाट्स द सिचुएशन, बिकॉज कल परसों मैं ट्विटर पे देख रहा था एंड सम ऑफ द पीपल आर रिंगिंग सम मैसिव अलार्म बेल्स, वो कह रहे हैं कि यार हालात बहुत ख़राब हैं। पता नहीं सुकुक बॉन्ड के वो ग्राफ बनाया हुआ था उन्होंने कि जो यील्ड्स, वही मैं जब भी कहा ना कि जो दिसंबर 22 है उसकी यील्ड है आज हो गई है 84%। अच्छा, मतलब वो बड़े वो कंपेयर कर रहे थे श्रीलंका से कि श्रीलंका की जो यील्ड थी ना राइट बिफोर डिफॉल्ट, उस पॉइंट पे हम पहुंचे में। बिल्कुल। एंड वो बार बार यही कह रहे हैं, एंड व्हाट दे आर टाइंग दैट डाउन टू इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, दे आर आल्सो सेइंग कि यार दुनिया की हालत देखो, यू नो विंटर आ रही है, एनर्जी प्राइसेस कहाँ से कहाँ जाएंगी, गैस है नहीं, बिजली आपकी बन नहीं रही, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक आइसबर्ग आ रहा है। और ये नहीं है कि हम उसको वो कर रहे हैं, हम उस आइसबर्ग को देख के ना शुक्ल में बैठे हैं कि यार ठीक है भाई तू आ नहीं बिल्कुल। आई थिंक एक तो क्लैरिटी नहीं है। आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने जाके कहा ऑल हेल विल ब्रेक लूज, राइट, और ये कहा कि मॉरेटोरियम लगाएंगे लोन्स के वापसी देने में। नाउ मार्केट को एक बैग आपने स्पूक कर दिया, Right. वो तो डर गई मार्केट। वो जो बॉन्ड्स थी वो समझे कोई पैसे देने वाले नहीं, पाकिस्तान की बुरी हालत है। इवन दो फिर मिफ्ता साहब ने आके डॉक्टर मिफ्ता ने बड़े अच्छा कहा कि नहीं हम लोग जो ये बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल लोन्स के बारे में, कमर्शियल लोन और जो सकूक बॉन्ड्स हैं और जो बॉन्ड्स हैं यूरो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मगर उस वक्त तक तो मार्केट ऑलरेडी हिल गई, राइट। ऊपर से दूसरे दिन आपने फिर अनाउंस कर दिया जिसने ये सारी अच्छी बातें कही उसको फारिग कर रहे हैं। तो जो बॉन्ड मार्केट में जो काम कर रहे हैं लोग, जो ट्रेडर्स हैं, वो तो बोलेंगे ये जो बातें करी इसकी यकीन करूं कि नहीं। तो आप इस किस्म से अगर डिसीजन मेकिंग हो, इस किस्म से अगर आप मार्केट से प्ले करें तो कैसे मार्केट्स में कॉन्फिडेंस आएगा। देखें अभी बहुत बड़ी इशू, देखें आप कह रहे हैं बहुत बुरी हालत, मगर काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। देखिए पेट्रोल प्राइस और ऑयल प्राइस जो है, ब्रेंट जो है जो मेजर करते हैं जिसे हम लोग एवरेज, वो पर बैरल $125 चली गई थी। खान साहब के टाइम में ये 110 तक गई थी, तो इसीलिए इनको ऊपर रिलीफ भी देना पड़ा था। ये जब नई गवर्नमेंट आई है तो फिर 125 तक चली गई। अब कम होते होते आज जो है कोई $85 है। अच्छा, $85 पर आ गई है। और अच्छा। तो ये बड़ी रिलीफ होगी हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, जिसमें खसारा एक्सटर्नल ट्रेड में जो होता है, जो हम वो काफ़ी उस पर ईज़ होगी। दूसरी चीज़ आपकी कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं। वीट की प्राइस काफ़ी जो एक पीक पर पहुंच गई थी वो कम हुई है। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पिछले महीने जो जुलाई में जो 1.3 बिलियन था नेगेटिव,
वो 700 मिलियन तक पहुंची। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई, मगर इसलिए कि इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इतनी चेंजेस हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो मार्केट और जो कॉन्फिडेंस नहीं रिस्टोर हो रहा है। और दूसरी बात ये है, एंड दैट्स रियली द क्रक्स ऑफ द मैटर, इन टर्म्स ऑफ अगर आप कतर जाएं ना सऊदी अरेबिया जाएं ना यूएई जाएं, ज़रूर दोस्ती होगी, ज़रूर अच्छे रिलेशनशिप, मगर वो देखेगा बंदा जो आगे आ रहा है वो शायद 6 महीने में नहीं हो, वो शायद 1 साल में नहीं। वो भी जिससे बात करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि कोई डील हो तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, वो कंटिन्यूटी चाहते हैं, वो सर्टेनिटी चाहते हैं, वो एक मैंडेट ऐसा चाहते हैं जो जिससे भी बात करें कि वो ये नहीं हो कि 3 महीने के बाद किसी और के बाद बात करना। अच्छा, that's very interesting. So tell me a little bit more about that, because I feel like this is something that the former Prime Minister Imran Khan has been saying as well. जब वो ये कहते हैं कि यार 2/3 मुझे मिलेगी तो मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आ सकता हूँ, जिसके बाद लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि यार ये क्या बात है कि मतलब मुझे अगर इस तरह की वो मिलेगी तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, वरना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सो इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल्स, व्हाट डज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट, आई मीन इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअली मेकिंग एन आउटकम, एक तो ऑब्वियसली इस केस में ये होगा कि यार एक नई इलेक्शन आपके सर पे खड़ी हुई है, एक ह्यूजली अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, मैं बाकी चीज़ों पे जाऊंगा भी नहीं, बट चलें इन्हीं 2 चीज़ों को ले लें, तो उसमें तो इट्स अ नो ब्रेनर कि यू नीड अ गवर्नमेंट जिसकी भी है, इनकी आए या दूसरी साइड की आए, कम से कम एक 5 साल के लिए आए ना, आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो, कतरी प्रिंस को भी पता हो कि यार अब 5 साल जो है वो यही है, तो अब उसके हिसाब से इवॉल्व कर जाओ। अच्छा, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ के हैविंग व्हाट डज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रियली एंटेल। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा सा डाइग्रेस करूँगा, ज़रा सा दूसरे तरफ जाऊँगा। जब आपकी किसी से दोस्ती होती है और आप प्यार करते हैं किसी से, तो वो अगर डिफ़िकल्ट काम भी आप उसे कहता है तो आप बड़े खुशी से कर देते हैं, आप तकलीफ भी सह लेते हैं उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप निकलते हैं तो फिर आप सोचते हैं क्या क्या कर गए। देखिए, आम पब्लिक भी ऐसी है, राइट। मैंडेट जब होता है सॉलिड और जहाँ 2/3 मेजॉरिटी होगी, तो तकलीफदा काम अगर उन पर सहना पड़े तो वो शायद खुशी से कर लेंगे। ठीक है, कंप्लेन भी करेंगे, शोर भी मचाएंगे, मगर सह लेंगे इसलिए कि फ्यूचर देखेंगे। मगर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है एक एडमिनिस्ट्रेशन में, ना डिस्पेंसेशन में, ना एक गवर्नमेंट में, और उसमें छोटी सी भी तकलीफ आती है तो आप सहना नहीं चाहते, तो उससे 2 इफेक्ट होता है। एक तो गवर्नमेंट पर डर के रहती है कि स्ट्रक्चरल चेंज कैसे करें, इसलिए कि ये तो पब्लिक निकलेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि लिटरली जो पब्लिक होती है, अवाम जो होती है, वो कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो सहना नहीं चाहती, और वो मूड ऐसा बन जाता है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। यंग लोग जो है, मैं इतने सारे यंग लोग जो पहले 3 साल पहले जो यहाँ बैठ के अपनी ज़िंदगी बनाना चाह रहे थे, यंग ग्रेजुएट जो है वो सोच रहे हैं क्या कनाडा जा चलाए, वो फिर एक दौड़ लग गई। वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपकी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो अगर देखेगा कि पब्लिक तो इनकी किसी और के साथ है मगर गवर्नमेंट कुछ और, वो इन्वेस्ट करेगी आप क्या? वो तो उसी के साथ इन्वेस्ट करेगी जहां पब्लिक साथ खड़ी हुई है। आइदर वो ना हम लोग एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट होती जहां पब्लिक की, देखें पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती है, ये वक्त गुजर गया है और यहाँ अब आवाम में बहुत शोर आ गया है, और इसीलिए एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कोई भी हो, खान साहब हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो, मगर ऐसे हो जिसको एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट हो। जब स्ट्रॉन्ग मैंडेट होगा तो एक पब्लिक को जाके कहना होगा, देखे हम लोग को 3 साल सहना पड़ेगा, बड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और मैं उम्मीद करूँगा जो भी नेक्स्ट इलेक्शन होता है वो ये नहीं लाड़े रप्पे दे के बहुत ही आसान है, इसलिए कि अब कोई आसान का टाइम नहीं है। राइट, इट इज़ गोइंग टू बी टफ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है, काफ़ी सारी सब्सिडीज़ भी हटानी पड़ेंगी। मगर दूसरी चीज़ है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये IMF से हम लोग जाके बात करते हैं। IMF कहता है आप रेवेन्यू बढ़ाएं, आप अपनी स्पेंडिंग कम करें। हम लोग कहाँ रेवेन्यू बढ़ाते हैं? जो ऑलरेडी जिन लोग ने पे कर रहे हैं टैक्सेस, उन पर और टैक्स लगा देते हैं, GST और लगा देते हैं, आम आवाम पर और महंगाई कर देते हैं। जो कुछ काफ़ी सारे सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी में,
और इसमें मैं बस एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सेक्टर उसको एग्रीकल्चर है हमारे इवन प्रोफेशनल्स काफ़ी सारे डॉक्टर्स और लॉयर्स बड़े अच्छे वैसे तो बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं मगर कैश लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही नहीं इट्स डम फाउंडिंग हाउ अभी मैं रिसेंटली आपने PSO वाला डिबाकल देखा होगा कि जी क्रेडिट कार्ड हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे क्योंकि जी वो है इन अ कंट्री जहाँ पर आपके ये सारे मसाइल चल रहे हैं वन वुड इमेजिन कि अब तो कैशलेस सिटीज़ गवर्नमेंट फोर्सफुली बनाएगी ताकि मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड आए ताकि मेरे पास सारा कुछ आए ये गवर्नमेंट का इदारा है वो कह रहा है जी मैंने क्रेडिट कार्ड ही नहीं लेना मुझे कैश के ऊपर आके डील करके दो लाइक इट मेक्स नो सेंस टू मी कि हमारा जैसा कि आपने बोला रिटेल बाय एंड लार्ज टैक्स फ्री है इस वक्त जो बड़े बड़े आपके कोई ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं उनको तो आपने कर लिया बट वो मानेंगे नहीं मगर है टैक्स फ्री आप एकदम सही करें और आप एग्री में चले जाएं बिल्कुल अलग आप सर्विसेज में जाएं और सर्विसेज द बिग चंक ऑफ द इकोनॉमी राइट एवरीबडी इज डूइंग कैश नोबडी इज डूइंग गिविंग देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस तो वो तो एक इशू है ही है बट इसमें अगर मैं थोड़ा सा फ्लिप करूं और मैं आपसे एक सवाल पूछूं यू नो you've had आप माशाल्लाह से आपकी एज है कि आपने बहुत सारे नाजुक मोड़ देखे हैं पाकिस्तान के मैंने तो unfortunately if I were to ask you to rank this one in terms of what has happened and in terms of what might happen where would you rank it over the past 30 years? I tell you we are really near the cusp of disaster. This is like the worst. You know, last time we tried to end the conversation on a positive note. और मैं कई मरतबा सोचता हूँ वो जो positive note मैं सही था अभी मैं कहूँगा सही था मगर we are really had it. And मगर एक इसमें वो चर्चिल ने never let a crisis go wasted. Right. Never waste a crisis. ये ऐसा crisis है कि we really could go down as a country. And I sometimes stay awake thinking about that. Because if we don't get our structural changes right, we really will come to a point where we will default. And God forbid we should default. देखिए मैं कुछ explain करता हूँ दो तीन चीज़ एक तो पहले जो टैक्स की बात पूरी कर लेते हैं ये जो है टैक्स टू GDP रेशो हमारा 10% है ठीक है फेडरल लेवल सो ये जो बात होती है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड नहीं करती देते ऑनेस्ट टू गॉड फैक्ट अच्छा वो उस पर ये बात है कि ठीक है GST बहुत ज़्यादा ये है वो है लेकिन एक्चुअली अगर हम ओवरऑल काउंट करें तो वी आर पेइंग लेस टैक्स देन द रीजन एंड even individuals are paying tax even people like me are paying less tax than in India and so this is a relatively low tax paying environment आप जो statistics अगर कर ले ठीक है हम लोग की earnings भी कम है मगर बात ये है देखें इफ ऑफ दैट टैक्स जो 56% चला जाता है प्रोविंसेस को NFC अवार्ड में ठीक है बच जाता है इफेक्टिवली 4.5% उसमें आपको खर्च करना है डेट सर्विसिंग 4.5% ऑफ द GDP बेसिकली राइट उसमें आपको करना है डेट सर्विसिंग वो बल्कि वो 4.5% ख़त्म हो गया उसमें फिर आपको खर्च करना है अपने ब्यूरोक्रेसी फेडरल ब्यूरोक्रेसी पर फिर आपको खर्च करना है आर्मी पर फिर आपको तो कोई फिर बन जाता है उसके जब आप ये सारा खर्च करते हैं तो आपकी डेफिसिट बन जाती है कोई 7% GDP की जब ये 7% डेफिसिट बनती है ये एनुअल है ये एनुअल अच्छा ये 7% डेफिसिट जो बनती है ये कहाँ से आएगा आइदर आप प्रिंट कर दें पैसे प्रिंट करेगा तो इन्फ्लेशन कहीं से कहीं चली जाएगी आपके पास आपने तो जनरेट ही नहीं करा तो इसका मतलब आप और बोरो करते हैं बाहर से आपकी ऑलरेडी डेट सस्टेनेबिलिटी ना आपकी एबिलिटी टू पे बैक ऑलरेडी ऐसे है डिफॉल्ट तो आप किस दर से बोरो करिएगा ये 7% तो ये हम लोग का हाल हो गया है देखें इंडिया एक इतना कोई ज़बरदस्त मुल्क नहीं है मगर वहाँ भी डेट टू ये टैक्स टू GDP रेशो कोई 22-23% है अच्छा ये डबल से भी ज़्यादा है आपसे हाँ तो फिर मैं वापस आता हूँ मैंडेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट क्यों हो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट अगर आएगी ना तो वो कहेगी देखें NFC ये सबको नहीं छेड़े मगर ये ज़रूर कहेगी कि अगर सेम पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब और सिंध और KP में ना एटलीस्ट एक हम अंडरस्टैंडिंग है तो ये होगा कि आप कहेंगे प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो भी टैक्स जमा करे ठीक है फेडरल गवर्नमेंट ने 10% जमा करा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 5% जमा करा आपके सिटीज़ ने और 5%
देखिए आप भी देखे हुए, आप भी रहे हुए हैं बाहर, आपको सिटी काउंसिल टैक्स होता है, इतना ज़्यादा काउंसिल टैक्स होता है। अमेरिका में कोई 3-4% होता है, फिर स्टेट टैक्स होता है, वो भी कोई 3-4% होता है। अच्छा, अमेरिका में तो लोग कहते हैं ना कि यार देखिए अमेरिका में तो इतनी आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, मैं इंडिया में चला जाता हूँ, काफ़ी हमारे जैसे ही हैं वो लोग भी। बिल्कुल। मुंबई का प्रॉपर्टी टैक्स पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टैक्स से ज़्यादा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट, दिस इज सच अ गुड पॉइंट। Like property taxes, तो sir, my mind gets blown. You know, I mean, I know where you live, you know where I live, and I've seen. मुझे शर्म आती है कि and I've seen the property tax that we get, and it blows my mind. Right? कि this, it's insane. और मुझे याद है ये पीटीआई की गवर्नमेंट में उसके ऊपर, सॉरी मैं अपने नेबर्स के बारे में ही कह रहा हूँ, बट पीटीआई की गवर्नमेंट में इसके ऊपर टैक्स बढ़ा, डबल हो गया। यानी कि डबल क्या हुआ, 0.0, दुनिया भर में 1% होता है, 0.001% का 0.002% हो गया। बिल्कुल सर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग ऐसे रो रहे थे जिस तरह लुट गए, बर्बाद हो गए। आई नो एग्जैक्टली। और वो कौन है? देयर द अपर मिडिल एंड द अपर क्लास ऑफ पाकिस्तान। यार इस्लामाबाद में बाय लार्ज F6 से F10 तक जो रहता है ना, पाकिस्तान के लिहाज से अपर क्लास है, एलीट है। हाँ, और मैं उस वक्त सर को जा रहा था, मैं जवान आदमी, मेरी कितनी अर्निंग होगी, मैं उस पर भी सोच रहा यार नहीं मेरे से टैक्स लो ताकि मैं एटलीस्ट आई फील रिस्पॉन्सिबल इनफ। And these were old people who lived their lives heading companies and I tell you, और घर खाली रहता है। हाँ, अगर देखें एक और चीज़ होती है, अगर टैक्स पे करना पड़ता ना, मुझे भी अगर टैक्स, मेरे 3 बेडरूम जो है खाली रहते, अगर टैक्स पे करना तो पड़ता ज़्यादा। एयरबीएनबी लगा होता है, सर्विस किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्टिविटी हो रही होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हाँ, और जो लोग धंधे कर रहे हैं ना, बैठे 50-50 घर रखे हुए हैं, वो उसमें से फिर घर बेचते हैं, मार्केट में आते हैं और रियल एस्टेट का बबल पॉप होता है। और बिल्कुल रियल, और अफोर्डेबिलिटी बढ़ती यंग लोगों के लिए। देखिए, सो दिस इज व्हाट, तो ये जो एक बेसिक चीज़ है टैक्स स्ट्रक्चर की, इक्विटी, वो नहीं है, वी डोंट कलेक्ट इन। और हो सकता है बहुत सारे सोर्सेज हैं, और अगर ये हम लोग करने लगे ना, पाकिस्तान, मैं कहता हूँ अगर और दूसरी चीज़ होगी आपकी, अगर फिस्कल डेफिसिट 2-3% पर आ जाए, आपकी इंटरनेशनल, थोड़ा सा एक्सप्लेन द फिस्कल डेफिसिट टू मी। फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, पूरी गवर्नमेंट जो खर्चा करती है और गवर्नमेंट जो रेवेन्यू करती है, उसका डिफरेंस क्या है? जो आपने 7% पे आपने लिखा है, जो 7% इज एज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। ओके, तो गवर्नमेंट ने खर्च करा 10 ट्रिलियन, ठीक है, रुपी, रेवेन्यू कलेक्ट करा लेट्स से 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन जो है वो खसारा हुआ। 5 ट्रिलियन ओवर द टोटल जीडीपी, वो आपका फिस्कल डेफिसिट रेट हुआ। ठीक हो गया, मेक सेंस। मैं अगर आपसे थोड़ा सा पीछे जाऊँ, और आपने वो थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी कि वेयर एट द वर्स्ट टाइम, वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिल्वर लाइनिंग ढूंढने का शौक है। क्योंकि जब आप एक्चुअली सेल्फलेसली और अपने से जूम आउट करके सोचते हैं ना, सिविलाइजेशन की सेंस में सोचते हैं, नेशन स्टेट की सेंस में नहीं सोचते, तो फिर आप बहुत मैक्रो और बहुत आप उस पर सोचना शुरू कर देते हैं। यू नॉट रियली थिंकिंग अबाउट 6 months, मे बी द 6 months आर गोना बी हॉरेबल, मे बी 3 years आर गोना बी हॉरेबल, बट you've been around conversations, I know for a fact, and you know, across party lines, across thought processes, आपको लगता है कि, I mean, apart from this जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए, I don't know why that's happening. Let's forget about it. And it's still being sold as this idea कि हम 200 से कम पे डॉलर को ले आएंगे. It makes no sense to me or anybody that I know, but maybe वो ले आएंगे, maybe we don't know some magic. और ऐसे ले आएंगे तो शायद बड़ा नुकसान होगा। नहीं, वही मसला है ना, क्योंकि अगर आप फोर्स करके किसी चीज़ को लाएंगे तो वो बड़े उसके रेपरकशंस हैं। लेकिन सर 2014 भी तो नहीं चल रहा ना, आपके हालात नहीं है वो, बिल्कुल, वो कैसे लेकर आएंगे? उस टाइम में, उस वक्त आपने काफ़ी सारे इंटरनेशनल बोरोइंग करी थी। हाँ, डिफरेंट नंबर्स है, कोई 23-24 बिलियन आपने एक्सटर्नल बोरोइंग करके अपने रुपये को सपोर्ट करा था। वो बल्कि हम आज गले पड़ रही है, वो उसी को वापस करना पड़ रहा है। आज तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, आपका फॉरेक्स जो है वो चौकुआ पड़ा है। 8.4 बिलियन आपके रिजर्व्स हैं। एक्चुअली रियलिटी में हमारे नेगेटिव रिजर्व्स हैं, जो IMF जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे पास वो एक्चुअली जो रिजर्व्स हैं वो तो देने आ गया फिर लोगों को, और वो पार किए हुए लोगों ने 2 अरब और 3 अरब और व्हाटएवर। तो वी आर रियली, मगर सिल्वर लाइनिंग। हाँ, सो सिल्वर लाइनिंग में आपको अगर मैं थोड़ा सा उसमें कॉन्टेक्स्ट दे सकूँ, मैं अगर इंडिया को देखता हूँ, मैंने बड़ी दफ़ा पॉडकास्ट में जिक्र किया है इस चीज़ का, मैं जब तुर्की को देखता हूँ, मैं इंडोनेशिया को देखता हूँ 98 में, तो मैं देखता हूँ इन सोसाइटीज़ को ना अकल नहीं आई थी। वो बैटमैन की एक फ़िल्म थी, उसमें एक साहब हैं,
बेन गालिबन का नाम है, बिल्कुल। वो कहते थे कि यार किसी भी माशरे को उनका एक तर्ज था, और बैटमैन का अपना तर्ज था। बैटमैन जो थे वो हम जैसे थे, डेमोक्रेट थे, लेकिन बैटमैन में अगर आप देखें तो उनकी यूनिवर्स में कभी बेहतरी नहीं आई। तो बेन साहब क्या कहते थे, वो कहते थे कि जब तक पूरा माशरा जल के तबाह नहीं होता ना, और उसमें से नया माशरा इमर्ज नहीं करता, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। creative destruction. Absolutely. And so मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ तो मैं सिल्वर लाइनिंग मैं शायद इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मे बी दिस फॉर वंस व्हाट वी नीडेड वाज कि लोगों के हालात बिल्कुल ही तबाह हो जाएं, जो कि होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, कि जिसके ऊपर लोग आएँ और आके बोलें कि यार भाई ठीक है भाई, तूने जैसा तोड़ना मरोड़ना है, तूने गवर्नमेंट को अदा करना है, इसको बेचना है, इसको ये करना है, इसको। इंडिया का जब हुआ था तो वो सारा सोना जब लेकर गए थे 92 में मैंने विटनेस करा था। मैं उस वक्त पढ़ रहा था और काफ़ी सारे मेरे साथ इंडियन स्टूडेंट्स थे बाहर, और उनके लिए मुसीबत हो गई थी कि उनके पैसे नहीं आ रहे थे इंडिया से। एक बैग रोने हो गए थे कुछ लोग वहाँ। तो व्हाट वाज, आई मीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने इनसाइट दी कि इफ यू फॉलोड इंडिया एंड आई वाज एन एनालिस्ट फॉलोइंग इंडोनेशिया, थाईलैंड, जब ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ। तो हाउ डू यू सी कि यार शायद इस बार, क्योंकि ठीक है, अगेन दिस एनॉमली ऑफ द डिफरेंट फाइनेंस मिनिस्टर कमिंग इन इज डिफरेंट, बट मिफ्ता इस्माइल साहब दूसरी साइड से आए थे, उन्होंने भी उसी चीज़ को एको किया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, प्राइवेटाइजेशन होगी, अब हम नहीं चल सकते उस तरीके से। डू यू थिंक मे बी अब वो एक इंटेलिजेंसिया के अंदर एक आपका जो लीड कैप्चर है उसके अंदर ये थॉट आती जा रही है कि यार रेंट सीकिंग स्टाइल अब नहीं चल सकता, कुछ शायद चेंज लेकर आना है? आई थिंक देखिए दो तीन चीज़ें। एक जस्ट वेरी ब्रीफली, मिफ्ता वॉज अ गुड इकोनॉमिस्ट बट ही मेड सेवरल मिस्टेक्स। अगर वो पहले दिन आते ना और शायद सपोर्ट अगर होती उनके पास, और वो कहते पेट्रोल प्राइस बढ़ानी है, ये जो टैरिफ्स बढ़ानी है मगर इतनी नहीं, वो पहले दिन IMF से बात करने से पहले वो जाके ये करके जाते तो IMF शायद कहता ये तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, हमारे ही जैसे बंदा मिल गया, शायद इतनी कंडीशनैलिटी स्टफ नहीं करते। वो प्रायर एक्शंस जो उन्होंने करे थे वो इसलिए कर रहे थे कि एक रिलेक्टेंस थी, तो वो तो धक्का मार के हम लोग से काम कर। देखिए ये जो हम लोग को जो हर चीज़ अपने बेहतरी के लिए दूसरे फोर्स करते हैं उससे बड़ा नुकसान होता है, इसलिए कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो ऐसी बात है, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको फोर्स करके पढ़ाया जाए तो आपको टीचर भी अच्छे मार्क्स नहीं देता है। ऐसा ही है। अगर वो देखता है ये तो बच्चा मेहनत कर रहा है हर चीज़, तो वो कोशिश भी करता है कि क्या इसको ज़रा सा इंकरेजमेंट दो। वी एक्चुअली एज अ कंट्री हैव मेड अ बिग मिस्टेक कि हम लोग समझते हैं कि ये टफ एक्शन दूसरे कह रहे हैं, यार कोई और तरीका नहीं है अब। यू हैव टू, बट इफ यू टेक सम ऑफ द टफ एक्शंस, the world might reward you. The world might have confidence in you. और ये लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी जब देखते हैं कोई मेहनत कर रहा था तो आप भी हाथ बैठाते हैं, you go out to help. But when you seem reluctant और वो आप चाहते हैं कि आसान जिंदगी तब भी चले, तब कोई नहीं हेल्प करना। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी एलीट क्लास जो है ना, वो क्या कितनी पे कर रही है। हम लोग ने तो ट्रेडिंग क्लास पर भी टैक्सेस हटा दी, एग्रीकल्चर पर भी नहीं लगाए, जो टॉप बिजनेसमैन है उसकी कहाँ टैक्सेस बढ़ाएं। वी नीड टू बी वेरी क्लियर नाउ, दिस इज़ अ टाइम वी नीड टू बी दैट पीपल विल हैव टू पे अ प्राइस। But the thing is that not the poorest people, which has been happening in this country. It is the people who can most afford to pay a price. Probably people like you and me, but even more than us, there are people who are incredibly rich. Yeah, they have to pay a price and they should do so, knowing that it will be beneficial for them in the long run. ये अगर पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो उनका भी कुछ नहीं बचेगा। शायद उनके पास बाहर पैसे, मगर बाहर जाके कोई मजा नहीं आता है उनको भी रहने में। सारे कोशिश करते हैं वापस आने। So for their own enlightened benefits, they need to now stump up and start really making a contribution. Whether it's taxation, whether it's in terms of contribution, whether it's subsidies जो corporations लेती हैं, all of that needs to stop. They need to pay more taxes, take less subsidies, be more productive. Actually, देखिए ये सारा कुछ मैंने कहा ना, दूसरा इंडिया में भी हुआ था। इंडिया में डिप्रिसिएशन भी 92 में बहुत ज़बरदस्त हुआ था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मनमोहन सिंह ने फेस करा था उसी टाइम में, मगर they survived them and they did the tough things. और एक साल में they were already revolving around. In East Asian crisis, it took about 2 years.
And after 2 years, Indonesia, which was bankrupt, which was totally on its grounds, वहाँ राइटिंग हो रही थी, वहाँ भूख अफलास हो रहा था, वहाँ लोग अपने रेंट्स नहीं पे कर सक रहे थे. Wow, within 2 years, they were turning around and already businesses were coming up because they did the tough things. Same happened with, लोग कहते हैं South Korea is a developed country. In South Korea, and I visited, the conditionalities जो IMF की थी, वो हमसे ज़्यादा difficult थी. अच्छा, हमसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी वो, कहीं ज़्यादा. और ऐसा था कि लोगों ने अपना गोल्ड निकाल के गवर्नमेंट को दिया था. बड़ी फेमस तस्वीरें उस वक्त की है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर, उनने ये नहीं कहा ये तो बाहर से आया है, हम लोग तो करना नहीं चाहिए. गवर्नमेंट वाले भी थे, इसलिए कि IMF ने कहा, उनने कहा ये तो हमारी ज़रूरत है. हाँ. और वहाँ मैं जब जाता था तो कोई IMF का नाम भी नहीं लेता था. वो कहते दिस इज़ आवर स्ट्रक्चरल चेंज. अनटिल वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो हमारी स्ट्रक्चर, और IMF को बताएं कि नहीं, आप ये जो कहते हैं ना कि बस इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा दो, ये क्या क्या बकवास है, ये तो सारे गरीब लोग. ऐसा करें कि कुछ जो है बिल का सब्सिडी ज़रूरी है लोगों के लिए, मगर रेवेन्यू जनरेशन कहीं और किसी और जगह से होगी. प्राइवेटाइजेशन तेज़ी से करें. आपकी 400 बिलियन 300-400 बिलियन इन फजूल इदारों में जो ब्यूरोक्रेट्स को नौकरियां देती हैं, उनको बंद करें. किस लिए हम लोग ये खर्च करते हैं? सोचना चाहिए. हमारी पेंशन बिल जो है हर साल अब कोई 1.3 ट्रिलियन हो गई है. अब सोचना पड़ेगा. ये कोई गरीब लोग नहीं है, ठीक है, उसमें भी गरीब लोग हैं जो ग्रेड 5 to 14 हो गए, मगर जो 15 एंड अबव जो लोग हैं दे कैन ईजली अफोर्ड. उनके पेंशन रिकैलिब्रेट करें, एक देखें कि उसकी लाइबिलिटी कैसे. काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है अगर एक विल होना चाहिए और एक क्लैरिटी होना चाहिए. एज आई सेड, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, एंड इफ वी आर वेरी क्लियर वी कैन डू इट. नथिंग इज इम्पॉसिबल. वी आर अ सॉवरेन कंट्री. एक और मैं एग्जाम्पल दूंगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सॉवरेन इसलिए कि सॉवरेंटी के बारे में हमने बात करी है ना, और सॉवरेंटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सॉवरेंटी की फ़ाइट जो है ना, अगर हम लोग सबसे गैरतमंद होना चाहिए. और ये कहते हैं ना लोग, और हम लोग अमेरिका की बात मान लेना चाहिए इसलिए कि सॉवरेंटी क्या है, इसलिए कि पैसा आ जाए. नहीं, वी हैव टू बी. अगर आपकी गैरत नहीं है तो कुछ नहीं है. Even though I'm an economist, I'm a finance guy, I believe in money. Vietnam fought for 25 years with the most powerful nation in the world. They were the poorest. They actually allowed their economy to suffer. In 1990, their per capita GDP was about $250 per capita. पाकिस्तान का था उस वक्त 400 था पाकिस्तान का. आज वियतनाम का पर कैपिटा जीडीपी जो है कोई 3,000 के करीब है, पाकिस्तान का कोई 1,700, डबल है. Vietnam achieved from 1990s a constant GDP growth in excess of 6%. अच्छा. Vietnam once it fought for its got its independence, once it got its sovereignty, what they knew that to remain sovereign, you have to get your economy right. You have to be sovereign in your economy. And they did all the right things. उनने alliances करी, उनने free trade agreements करी, उनने अपनी deregulate करा, उनने अपनी bureaucracy, even though communist government थी, अपनी bureaucracy की. देखिए change आ सकता है. और इतने थे now they are looking to become a middle income country. वहाँ हर कंपनी वहाँ है इंटरनेशनल कंपनी. Xiaomi टू एप्पल भी सोच रहा है वहाँ बनाने का. एप्पल एयरपोर्ट्स वहाँ बनाता है. वो बल्कि उन्होंने सोचा नहीं कि उनको वो गाड़ी में उनकी नहीं है कंपैरेटिव एडवांटेज, गाड़ी नहीं वो इंपोर्ट करते हैं, मगर जहाँ भी थोड़ी सी कंपैरेटिव वो बनाते हैं. उनकी एक्सपोर्ट टू जीडीपी जो है 100% से ज़्यादा है. दे आर इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. But so the point is, we can do it. I still really, you wanted to look at a silver lining. There is, but silver lining doesn't come without seriousness. Absolutely, and I think not just seriousness, without sacrifice as well. Bilkul. Right? Like there is a certain level of sacrifice required as well. मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहूँगा जो कि हमारे लिए generally when we have these discussions we tend to, I mean I've heard and read and seen these conversations happen so many times with zero outcome, largely because they're very much on the surface level. So मैं एक certain कुछ areas में जाऊँगा जो कि conventionally हम उस तरह से नहीं सोचते. पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है,
97% of that is less than grade 15. 3% is over grade 15. Actually 3% is over grade 17. That essentially means कि आपके जो CSS अफसरान जा रहे हैं वो बड़े थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं. And you have an incredible amount of fat जो कि आपने भर्ती किया हुआ है. और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. मैंने कभी इससे पहले कभी जिक्र नहीं किया, ट्विटर के ऊपर किया था. मेरा इत्तेफाक हुआ था 2.5-3 महीने गवर्नमेंट के साथ काम करने का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में. अच्छा, आप इस अंदाज़ा लगाएं कि कितनी उसमें एफिशिएंसी थी कि 3 महीने तक हमारी फ़ाइल मूव कर रही थी. और जब मैंने रिज़ाइन किया था उसके बाद जाके मैंने कहीं प्रॉपर होना था और मैं काम कर रहा था, और इक्विपमेंट भी नहीं आई थी, वो भी मैं अपना पर्सनल ज़ाती इक्विपमेंट लगा रहा था, सारा कुछ हो रहा था, तनख्वाह भी नहीं एक मिली 3 महीने. वो तो खप जो थी वो तो थी पूरी मिनिस्ट्री के अंदर. एंड आई एम नॉट जोकिंग, भरे हुए थे लोग. बिल्कुल. और आप लिटरली अपने सर को जाते कि ये कर क्या रहे हैं सारे के सारे बैठे हुए. बिल्कुल. ठीक है, लाइक पब्लिक को पता ही नहीं है कि इन इदारों के अंदर कितना बंदा भर्ती हुआ हुआ है. बिल्कुल. अच्छा, भर्ती कौन हुआ हुआ है? लिटरली उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी. वो नज़र आ रहा था कि ये हर जो मिनिस्टर या पॉलिटिशियन आया है उसने अपने गांव का जो बंदा अनप्रोडक्टिव या लेजी या ऐसा था उसको जाके, वो नहीं होता कि मिनिस्टर साहब वो ना तरह भर्ती करवा दीजिएगा ताकि वो अगली बार वोट लेने के लिए, तो हर ख़ानदान से एक बंदा जो है ना, एक निकम्मा जो है वो उठा के भर्ती कर दिया. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. पाकिस्तान में आज तक हायरिंग्स होती हैं लिफ्ट ऑपरेटर्स की. पहला तो ठीक है, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है. चलें, लिफ्ट ऑपरेटर्स तो शायद बहुत सारी और बिल्डिंग्स में भी होता होगा. आपको पता है आज तक भर्तियाँ होती हैं थूक लगा के पेज पलटने वाले के लिए भी. बिल्कुल. मैंने खुद देखा, मैंने गवर्नमेंट में काम करा है. मुझे सर, मेरे ऑफिस में मैं चेयरमैन था और मुझे शर्म आती थी कि 4 लोग मैंने जस्ट टू सर्व मी एज चेयर. एंड आई वाज वंडरिंग ये क्यों. अच्छा, मैं ये भी कह लूँ, मैं कहूँ अगर वो सर्व करने के लिए बैठे हैं ना, तो यार वो ऐसे सर्व कर आपका आई होप होंगे यार. हमें ये मुझे याद है हमारे जो उस टाइम पे लगे हुए थे, क्या रोल था उनका, मतलब ही वाज हेडिंग द यूनिट. तो उनके साथ उन्होंने एक पूरे यूनिट के लिए ना, एक वो आई डोंट नो कि वर्ड क्या होता है, बट वो एक बंदा अटैच किया हुआ था जिसका काम होता था कि वो फोटोकॉपी करवाने जाएगा, वो ये करेगा वो करेगा. जावेद भाई मजाक नहीं कर रहा, वो दिन में 3 से 4 मिनट काम करता था. उसको एक काम आप ऊपर से दे देना कि यार ये फोटोकॉपी करवा लो, तो वो शक्ल बना के सब पकड़ के बैठ जाता था कि मुझे क्यों कह रहा है. उसको पता है कि मुझे निकाला नहीं जा सकता, मुझे ये जो पटना है पट लें, मैं फ़ारिग बैठा रहूँगा, मुझे तनख्वाह आती रहेगी, मुझे आगे पेंशन भी मिलेगी, अनलेस कोई बहुत ही मेजर सिचुएशन हो. अच्छा, रीज़न इसको ब्रिंग अप करने का ये है कि कल को एक गवर्नमेंट आती है और आके कहती है कि यार अच्छा अब हम क्या करेंगे कि अब हम फ़ैट कट करेंगे. और आप इस बात को मानेंगे कि PTV, PIA, जहाँ पे आपके ये फ़ैट है ना, वहाँ पर हड़तालें होंगी. और जो लोग आएंगे ना सामने उस वक्त कैमरे पे, वो आपको बहुत मजलूम लगेंगे और बहुत सादा लगेंगे, और वो एक्चुअली बड़े हट्टे कट्टे होंगे जो कि मार्केट में जाके प्रोडक्टिव काम करके, क्योंकि बहुत और बंदा बैठा है जो गवर्नमेंट में नहीं है, जो बेचारा जान मार रहा है और अपने घर वालों के लिए और अपने लिए कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन सडनली पब्लिक ओपिनियन ये जाएगा, देखो ज़रा ज़्यादती हो रही है, देखो ज़रा ज़्यादती. आपने भी क्योंकि ये बात बोली, आपने कहा कि यार लेट्स आस्क द ओवर 17 ग्रेड टू सेक्रीफाइस. सर वो तो परसेंटेज ही बहुत छोटी है. मैं नहीं कह रहा कि वो ना करें, वो भी करें, बट हाउ आर वी गोइंग टू डील विद 97%? ये मैंने कहा काफ़ी सारे, एक तो ये हमारे जो SOEs हैं नॉन प्रोडक्टिव, जो प्रॉफिटेबल हैं उनको बेचें फ़ौरन, और जो अनप्रॉफिटेबल है नहीं बिक सकते हैं बंद करें, और ले ऑफ स्कीम्स करें. आपकी पाकिस्तान स्टील कोई 15 साल से अनप्रॉफिटेबल है. वहाँ 95% लोग जो हैं आते भी नहीं हैं, और उनको सैलरीज ले रहे थे. बिलियंस ऑफ रुपीज, अरबों रुपया वो सैलरीज ले रहे थे हर साल. नाउ कैन यू इमेजिन, ये एक मुल्क जो बोरो करता है इंटरनेशनली कि पे करे, और वो आप लोगों को फारिग बैठने के लिए पैसे दे रहे हैं. दो कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट. यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी में आई वुड से इट इज़ about 70-80% underemployment. Literally, they are not doing anything. Yeah. Now, the government should be very serious, and that's why it's very important to have a strong government with a mandate. अगर नहीं होगा तो ये लास्ट टाइम वही हुआ था, लोग आके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आया तो फौरन तनख्वाह बढ़ा दी गई. इफ यू हैव अ स्ट्रांग गवर्नमेंट, ये सारी बकवास है. मैं वही कह रहा हूँ ना, आप शुगर माफिया के पीछे जाएं, आपको कौन सपोर्ट नहीं करेगा. बिल्कुल. आप
चलिए रियल एस्टेट को टच नहीं करते क्योंकि उस पर फॉर सम रीजन कोई नहीं जाना चाहिए, प्लीज आप मेंशन करें। आई थिंक रियल एस्टेट तो सबसे नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए। और मैं ऑनेस्टली ये बात बोलूंगा, आई एम डिसअपॉइंटेड इवन टिल डेट कि खान साहब जो हैं वो स्टिल अपने जो पायलट प्रोजेक्ट जो कह रहे हैं ना वो रूडा और उसको ही कह रहे हैं वी डोंट नीड मोर रियल एस्टेट। गॉड प्लीज आई विश यू कैन गेट थ्रू टू हिम, आई वुड आल्सो ट्राई कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स इन द कंट्री। ये 40 जो सेक्टर्स वाला आइडिया एक मिसकंसेप्शन है। इट डजंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इट टेक्स अप resources. These resources can be much better deployed in other sectors. Yeah, when you need to be focusing on export based, make that your primary. घर बन जाएंगे, एक्सपोर्ट का पैसा आएगा, घर बन जाएगा खुद से। मार्केट को ऑपरेट करने दें, वो मार्केट उसी रिसोर्सेज को वहीं एलोकेट करने दें विदाउट आपके इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की। एक और चीज़ है, अगर आप खान साहब को करप्शन की बड़ी फिक्र रहती है और बड़ी सही है। पाकिस्तान करप्शन जब भी होता है जब गवर्नमेंट हर चीज़ में इंटरफेयर करती है, जब सब्सिडी देती है, प्राइस फिक्स करती है, तब तो करप्शन। अगर गवर्नमेंट इस सारी चीज़ों से हट जाएगी तो करप्शन का मौका कहाँ होगा? अब जब फिक्स टैरिफ करते हैं आईपीपीस पर तभी उसी में करप्शन होता है ना। करप्शन उसी वक्त होता है जहां गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होती। जैसे जैसे गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना कि फेयर कंपटीशन हो, कोई ज़्यादा अननेसेसरली चार्ज नहीं करे, कोई सर्विस ठीक हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, ये सब काम है गवर्नमेंट का। ये नहीं कि आप बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं, वो बिजनेस कभी ठीक से खड़े ही नहीं होता। और पाकिस्तान में मैं आपसे कहूँगा कि एक बहुत ही बुरा कंसेप्ट है पाकिस्तान में, और ये हम लोग निकले हैं इससे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में हम लोग प्रोटेक्टिव बैरियर्स करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आप एक से एक यूजलेस गाड़ियाँ खरीदते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम प्राइस जो इंटरनेशनली। यार वो जो कैपिटल आपने गाड़ी में खरीदी थी वो शायद आप कोई बिजनेस में लगा सकते थे। ये हमारी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इन लोगों को भी सोचना है कि इंटरनेशनली कंपिटिटिव बिजनेसेस बनाएं, ऐसे बिजनेसेस यहाँ हो कि वहाँ रिसोर्सेज ऐसे लोकेट हो कि हम लोग इंटरनेशनली compete कर सके और हमारे कंज्यूमर को भी वही मिले जो इंटरनेशनल प्राइसेस से कंपैरेटिव हो। वो हमारा कंज्यूमर क्यों सफ़र करे? सो वी हैव टू गेट वेरी क्लियर, एंड ये सारा कुछ उसी वक्त होगा एक गवर्नमेंट में क्लैरिटी हो और मैंडेट हो। चले मैं मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार लेट्स अज्यूम इंशाल्लाह अगली गवर्नमेंट आएगी, क्लैरिटी भी होगी, नहीं मैंडेट होगा। अब क्लैरिटी क्वेश्चन मार्क है। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट वी टॉक्ड अबाउट, राइट? हमने रियल एस्टेट की बात की, मेक सेंस। रियल एस्टेट में आप टैक्स करें, टू बी ऑनेस्ट बहुत अंडर टैक्स है। जिस मिनट आप टैक्स करेंगे ना, जो रियल एस्टेट की अभी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी होती है, आखिर में आके सारा का सारा प्रोडक्टिविटी का पैसा लगाते हैं रियल एस्टेट में, होपिंग के प्रोटेक्ट वो है ना, एक आपने एक स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे रख लिया। यहाँ पर कोई वेल्थ जनरेट नहीं हो रही। यहाँ पे हो ये रहा है कि वो सारा का सारा पैसा जो है वो जो रियल एस्टेट डेड इन्वेस्टमेंट जो प्लेयर्स हैं ना वो बेसिकली जाते हैं और जाके उस एक्स्ट्रा पैसे को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो पूरी दुनिया घूमते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, मतलब वो पैसा सारा फेंकते हैं, ज़ाया करते हैं। बिल्कुल ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो रियल एस्टेट आपको करना ही करना है, उसको ना सिर्फ रेगुलेट करना है बल्कि आपको सच्ची बात है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि गवर्नमेंट को खुद आके उसका बबल पॉप करना पड़ेगा जिसमें वो स्लो डाउन हो जाएगी मार्केट फॉर अ वाइल। पॉप नहीं करने की जरूरत है, मतलब जस्ट एक देखिए, टैक्स गवर्नमेंट का 2 काम है बस दुनिया में, 2 काम है रियली, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड मेकिंग सेफ्टी। 2 काम है, टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यूज जनरेट करना, मगर वो उसमें इक्विटी होनी चाहिए कि सारे लोगों से इक्विटेबली कनेक्ट करें। प्रोग्रेसिविटी भी कहते हैं होना चाहिए कि जो अमीर है जो ज़्यादा अफोर्ड करे वो, और दूसरे के कैसे स्पेंड करें, राइट और स्पेंड ऐसे करें कि जो सबसे ज़्यादा मजलूम लोग हैं उन पर सबसे ज़्यादा पहले खर्च करना चाहिए और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाते जाए। ये गवर्नमेंट का और ज़्यादा कोई काम नहीं है। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, पुलिस, आर्मी, बॉर्डर्स पुलिस, इंटरनली बॉर्डर आर्मी, अदर देन दैट इज दोज। अगर आप टैक्स फेयरली करें रियल एस्टेट को, आप कैपिटल गेन्स टैक्स करें, 10 घर रखे हुए और कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं पे करता है। यार इंग्लैंड में, अमेरिका में दूसरे घर आप हो तो आप 20 साल भी रखें, आप कैपिटल गेन्स टैक्स पे करते हैं। कैपिटल गेन्स का टैक्स क्यों नहीं है? मेरे पास अगर शेयर्स हैं जो प्रोडक्टिव ज़रा सेक्टर है इसलिए कि वहाँ इंडस्ट्रीज होते हैं, वो उस पर मैं कैपिटल गेन्स टैक्स पे करता हूँ। इक्वल टैक्स करें सारों को, इक्वल कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं। बट द रीज़न वाई आई से, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ फिर टेक्निकली, अच्छा वैसे आई वुड एग्री कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स में तो चले आपने इक्वली कर दिया। मैं तो कहूँगा कि
इंसेंटिवाइजेशन के लिए वहाँ पर ज़्यादा आपको वो देना चाहिए स्टॉक्स के अंदर उन एरियाज़ के अंदर, बिकॉज वहाँ पर प्रोडक्टिव है ज़्यादा. बट माई पॉइंट इज़ कि जब आप इसको टैक्स करेंगे तो कैपिटल फ्लाइट तो होगी, क्योंकि जब एक मार्केट बबल बनी इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे कोई आपने घर बनाने के लिए तो नहीं पैसा डाला हुआ, आपने तो पैसा डबल करने के लिए डाला हुआ है. ठीक है, द मिनट वहाँ पे टैक्सेशन अगर एक्विटेबल टैक्सेशन होती है तो जो प्रीमियम है ना दरमियान में, जो आपको वहाँ का फ्री का पड़ा हुआ है वो गायब हो जाएगा. एंड वहाँ से फिर इन्वेस्टर पैसा खींचेगा, तो जब पैसा खींचेगा तो फॉर अ वाइल वो मार्केट स्लो डाउन होगी. बड़ी अच्छी बात वो जो फाइलों वाला, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो यानी कि पूरा धंधा फाइलों पे चल रहा है यार. मेरा हर दोस्त आके मुझे कहता है कि यार वो 4 लाख रुपए और आप किसको अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं? जो एक्चुअली रहना चाहते हैं वहाँ पर, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग हैं आपके यंग लोग, इसलिए कि उनके लिए सबसे अनअफोर्डेबल होता जा रहा है. और ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पॉपुलेशन की. हाँ, और पॉपुलेशन भी पूरी की पूरी लगी हुई है कि यार वो अपने हिसाब से सोच रही है उनका फायदा हो रहा है, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है. एक और चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी रेमिटेंसेज आती हैं वो 2 चीज़ में लग जाती है. आधा कंजम्पशन में इन टर्म्स ऑफ गाड़ी मंगवाना, ना कुछ कंज्यूमेबल गुड खरीदनी, ना रियल एस्टेट में. कौन सी रेमिटेंसेज आती हैं जो एक्चुअली कोई फैक्ट्री बनाने के लिए आती. इसलिए कि मैं भी अगर एक रैशनल बंदा हूँ जिसमें रिटर्न्स भी हैं, टैक्स भी नहीं है, तो मैं भी बस रियल एस्टेट में डालूंगा. जो भी मैं भी जब बाहर रहता था, जब वही जाके घर खरीदने का, कभी कोई टैक्स ओवरसीज पाकिस्तानी ब्लॉक और हम लोग ने उसको प्रमोट करा है. इट्स अमेजिंग. हम लोग ने कभी नहीं ये सोचा कि ओवरसीज के जो रेमिटेंसेज है बिजनेस बना के दें, बिजनेस पार्क्स बना के दें, यहाँ कोई बिजनेस के इंटरनेशनल उनके कैन यू इमेजिन उनके पास कनेक्टिविटी होती है जो बाहर अमेरिका, उनको क्या अगर इंकरेज करें कि आप ऐसा बिजनेस करें कि जो आप कनेक्टिविटी वहाँ है, आप वहाँ से इम्पोर्ट्स करें यहाँ. हम लोग ने सोची नहीं. वी रियली नीड टू थिंक क्रिएटिवली. Not even that creatively. What we need to do is remove these artificial incentive to unproductive sectors and force people to go into productive sectors. सब कुछ ठीक हो जाएगा. यही हुआ है वियतनाम में, टू certain extent इंडोनेशिया में, थाईलैंड में. They have उनकी जो एक्सपोर्ट्स ग्रो हुई हैं, नॉट ओनली ग्रो हुई हैं बहुत ज़्यादा, मगर उनकी जो क्वालिटी है पर यूनिट, वो पाकिस्तान की तो वर्चुअली 30 साल से वही है, $3 पर यूनिट. वहाँ $3 से $30 तक पहुँच गई. राइट. अच्छा, अगर मैं चलें, एक तो ये बात होगी ना, हम बार बार बात करते हैं कि हाउ डू वी किक स्टार्ट आवर इंडस्ट्री, हाउ डू वी किक स्टार्ट आवर प्रोडक्टिव सेक्टर. अगर मैं इसको ऑल्टरनेट के ऊपर लेके जाऊँ, मैं कहूँ हाउ डू वी सेव द मनी that we're already spending. तो एक तो आपने कहा कि यार we need to sell off the loss making SOEs or shut them down, right? Can you come up with any other real legitimate recommendations जिसके थ्रू like again basic सा है ना, मेरे लिए क्वेश्चन मार्क फॉर एग्जांपल ये है कि पेंशन का बिल इतना बड़ा हो चुका है कि उसका वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट की तरह, वो अपना सर्कुलर डेट की तरह बनता जा रहा है वो, और वो एक बड़ा सा ड्रैगन है जो खा जाएगा आपको आकर. उसका पोटेंशियली कोई सोल्यूशन. चले, मैंने अभी वालों को तो बोल दिया, मैंने कहा यार गवर्नमेंट के मेरा जो इस वक्त तनख्वाहों का बिल है, मैं शायद उसको 1/3 कर लूँ बाय कटिंग सम फैट. बट व्हाट अबाउट द इनक्रेडिबली लार्ज पेंशन बिल दैट कीप्स ऑन ग्रोइंग एवरी ईयर? द फर्स्ट थिंग, आई मीन दोस पेंशन बिल्स आपकी एक ऑब्लिगेशन है, तो बड़ा एक ये देखना चाहिए कि कहाँ ये पेंशन बिल जा रही है. जहाँ आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, डिफ्रे कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में के. और अगर ऐसी भी चीज़ होती है अमेरिका ये सब में कि अगर आप लम सम दे के एक हैंडशेक दे दें कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो कम हो जाए, वो भी देखना चाहिए. और हम लोग ने कभी एक्सप्लोर भी नहीं करा. और उसमें अगर हम लोग कर रहे हैं ना, तो अब वर्ल्ड बैंक से, ADB से हेल्प चाहे कि देखें, हम लोग देखें ये हेल्प आ जाएगी. हम लोग जैसे जाते हैं ना, भीख मांगने जाते हैं कि बस हेल्प कर दो, इसलिए कि हम लोग मजलूम में, हम लोग गलत काम करते जाएंगे बगैर प्लान के. हम लोग गलत काम करते जाएंगे. हम लोग ज़रा भी स्ट्रक्चरल चेंज खुदा ना खास्ता नहीं करेंगे, मगर आप ज़रा मुझे पैसे दें. अगर आप जाएं, देखिए ये प्लान है, हम लोग रियली एक सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं. हम लोग जो पेंशन बिल है उसको रिड्यूस कर, तो वो शायद आपको हेल्प भी कर दें लमसम देने में ना, पेंशन रिडक्शन में. आपको क्लैरिटी तो दिखानी चाहिए. दूसरी चीज़ आपने कहा कि कौन से बिजनेसेस हैं. देखें, गवर्नमेंट का काम नहीं है डिसाइड करने के कौन बिजनेस में जाना चाहिए क्या नहीं, मगर अगर आप एक इक्विटी करें और सब्सिडीज़ बंद करें, मेज़ जो है पाकिस्तान में
आप यकीन नहीं करें, वीट हमारी कोई ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, मेज़ जो है कोई 4 टाइम इन 10 ईयर्स बढ़ गई है, राइस जो है जिसमें कोई सब्सिडी नहीं है वो कोई 6-7 टाइम्स बढ़ी है। वी आर एक्सपोर्टिंग, जहाँ कोई एक्सपोर्ट नहीं था राइस में, वहाँ कोई 400-500 मिलियन की एक्सपोर्ट। पीपल विल फाइंड सबसे अच्छी बिजनेस मैं बता सकता हूँ को, आप गेस करें, आप ही उसमें थे, IT बिजनेस। 0 सब्सिडी, बल्कि उन बेचारों पर तो हर किस्म की तंगी है, इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा नहीं है, लाइट भी नहीं होती, येट इट हैज़ ग्रोन ड्रामेटिकली कि अब हम लोग कोई $2 बिलियन की एक्सपोर्ट करने लगे और वहाँ कोई नहीं, एंड नेचुरली पीपल फाउंड देयर वे। अगर आप उसको बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये करें कि इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट उस प्लीज़ वहाँ भी टैक्स इंसेंटिव ये सब नहीं करें, ना सब्सिडी नहीं, आप ये करें कि जो ह्यूमन लेबर है आप उसको प्रोड्यूस करें, कोर्सेज डिज़ाइन करें, इंटरनेशनल लिंकेजेस बनाएं। सिमिलरली आप जो है FTA एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें चाइना के साथ, वो तो करी हुई, मगर अब ज़रा फेवरेबली जो हम लोग ने करी थी, इंडिया की नहीं बात करता हूँ, मगर चलें UAE से बात करें, अमेरिका से बात करें, देखें वी हैव सो मच टू सेल फ्रॉम दिस कंट्री, वी आर हार्डली सेलिंग एनीथिंग ऑफ व्हाट मार्बल, यहाँ जो है we have one of the best marbles in the world, yet we are importing Italian marble. And आप देख लिए कि हम उसमें क्वालिटी कंट्रोल्स करें, उसमें स्टैंडर्ड्स बनाएं, ये है कॉम का गवर्नमेंट का काम। We could potentially be exporting $1 billion of marbles and stone. Right. Gemstone, we don't have any gem training institute or quality. यहाँ उसको क्वालिटी मेजर करने के लिए थाईलैंड जाता है, कटिंग के लिए पहले था, थोड़ी बहुत अब कटिंग शुरू हुई। Why is that? Basic raw material. What is the most amazing thing? मैं अभी वहाँ इंग्लैंड में था और किसी ने लाया, देखो ये दिस इज द सॉल्ट आई यूज, वो पिंक कलर का हिमालयन सॉल्ट, एंड यू नो इट कम्स फ्रॉम इंडिया। हमने बोला नो, इट डजंट कम फ्रॉम इंडिया, it comes from Pakistan and it comes from a place very close to me. So really ये हमारे salt mines से आता है, झेलम। We don't even market it. We take the raw rocks, probably market it to South Africa where it gets washed and crushed. How much effort does it take? Why don't we even try and market it? उसमें कहीं भी नाम पाकिस्तान का ना, आपने ब्रांडिंग करी नहीं। These are the jobs of export promotion bureaus. आप नेफ्टेक में थे, मेरी पिछले दिनों शरिया हैदरी साहब से बात हो रही थी, वो ही इज़ दी एक्स जनरल सेक्रेटरी फॉर पाशा एज वेल, IT इंडस्ट्री का बड़ा उनका वो है उसमें। और ये मेरी अक्रॉस द बोर्ड मेरी बात हुई है लोगों से, मैं IT इंडस्ट्री वालों से आजकल बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ एक बड़ा मेजर मसला टैलेंट का है कि आप कह रहे हो कि यार कंडीशंस, एटलीस्ट IMF ने जो आपके स्टेट बैंक को फ्री कर दिया ना, डार साहब नॉट विथ स्टैंडिंग, बट फॉर मोस्ट पार्ट जो आपका डॉलर फ्री फ्लोट पे चला गया, उसके जो मसाइल अपनी जगह, बट एक्सपोर्टर्स की तो चांदी लग गई ना एक तरह से। एंड सो उसका आउटकम हमने देखा कि वो जब स्पेस उनको मिली उसकी वजह से एक आपको ग्रोथ होती हुई नजर आई। आई थिंक बाय एंड लार्ज बाकी जितनी भी पॉलिसीज़ आप साइड पे रख लें, just this dollar coming back to its senses was a big major change for these market based एक pricing है डॉलर की, और सबसे बड़ी एसेट आपकी करेंसी होती है। बिल्कुल। तो मेरी उनसे ही बात हो रही थी, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि दुनिया में मैं अगर देखता हूँ तो आर्टिकल बाय आर्टिकल आ रहा है, AI का आ रहा है, टैलेंट का, मतलब मैं अपने भाइयों से बात करता हूँ, देयर ऑल इन द सिलिकॉन वैली, वो कहते हैं यार टैलेंट ही कोई नहीं है अवेलेबल। कोविड के बाद रिमोट वर्क इज़ अ बिग थिंग, आउटसोर्सिंग हैज़ बिकम प्रीटी फेयरली कॉमन। और आप जब उस चीज़ को देखते हो आप कहते हो यार पाकिस्तान तो उस वक्त फट रहा होना चाहिए ना। बिल्कुल राइट। और जब आप इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हो वो कहते हैं बंदा ही कोई नहीं, बंदा जो है वो जिसने आके काम करना है वो बंदा, मतलब देयर इज जस्ट नो टैलेंट देयर इन द मार्केट। अच्छा, जब ये बात आती है, गवर्नमेंट के बड़े प्रोग्राम्स हैं, उमर सैफ साहब ने अपने टाइम पे शुरू किया, जमात इस्लामी ने भी शुरू कर दिया, अभी एक PTI गवर्नमेंट ये भी जो पंजाब में है वो भी कुछ लेकर आ रही है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि गवर्नमेंट का काम शायद ये है ही नहीं, क्योंकि दे हैव डन अ हॉरिबल जॉब एट
मतलब वो बिलियंस ऑफ रुपीस लेके ये प्रोजेक्ट्स खड़े करते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बस बन जाते हैं। एक तो लैपटॉप कभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, ये लैपटॉप्स मार्केट चले जाते हैं। हाँ, और ये लैपटॉप्स तो एक है ना, मतलब जो आपने स्किल्स वाले डिजी स्किल्स वगैरह, बहुत से लोग आएंगे कहेंगे जी डिजी स्किल्स ने बहुत सिखाया, श्योर, बट फॉर मी इट्स रियली अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ उस पैसे से मैं क्या आउटकम निकाल सकता हूँ, बिकॉज क्या मैं वो उससे एक वर्डप्रेस का डेवलपर निकाल रहा हूँ, या मैं पोटेंशियल गूगलर निकाल रहा हूँ, या पोटेंशियल माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे के लिए काम करता हुआ निकाल रहा हूँ। अच्छा, और ये मसला शायद गवर्नमेंट का भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इंडिया को देखता हूँ तो इंडिया ने IIT एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रन किया था, और वो IIT उनका मतलब $150 अरब जो इंडिया में एक्सपोर्ट होता है सालाना IT की मद में, $150 अरब, इट जस्ट ब्लोज योर माइंड। एब्सोल्युटली। उसका आधा हमारे GDP के, आधा आपका GDP है, उसका जो कोर बुनियाद है वो IIT है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इंडियन गवर्नमेंट वाज एबल टू डू इट। क्या वजह है कि आपके यहाँ स्किल टैलेंट, क्या वो एक, अगेन मैं पहले भी ये मिसाल दी थी, लोगों ने बड़ा मुझे उसके ऊपर वो किया था, वो एक बड़ी ना एक पेज है फेसबुक का, मेरा नहीं मिसाल थी, वो फेसबुक के पेज की मिसाल थी। उन साहब ने कहा कि क्योंकि हमारे पास ऑल ईयर राउंड फरावानी थी दरिया की, तो हमारे लोग जो थे ना वो इनहेरेंटली एवोल्यूशनरीली लेजी थे। ऐसी कोई बात नहीं। क्या वजह है कि हमारे लोग जो हैं वो अपने आप को अपस्किल टैलेंट वैल्यू एडिशन पे नहीं जा पा रहे? देखें, बात ये कोई एक इंग्लिश में टर्म है होमो इकोनॉमिस, राइट? वी आर ऑल इंसेंटिवाइज्ड बाय व्हाटएवर वी गेट। इफ वी डोंट गेट रिटर्न्स, हम लोग नहीं इंसेंटिवाइज होंगे। मैं ज़रा सा एक मिथ है कि इंडिया में जो IIT एप्स, नॉट रियली एक्चुअली, उनके बड़े सिंपल इंस्टीट्यूट से एपटेक, काफ़ी सारे ऐसे सिंपल इंस्टीट्यूट कोई ख़ास नहीं थे, मगर उनने बेसिक डिग्री होल्डर ना बेसिक इक्विवेलेंट ऑफ FSC होल्डर उसको लेके जाके टेक्निकल स्किल्स दिए, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट है उनने क्वालिटी एश्योरेंस करी, उनने कोशिश ये करी कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक यूनिफॉर्मिटी आए। जो एम्प्लॉयर है उसको पता है कि अगर इसको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है तो ये क्वालिटी उसको स्किल्स आएंगी। आपको हाई टेक सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की PhD की ज़रूरत नहीं है, राइट? व्हाट यू नीड इज सम वेरी बेसिक स्किल्स, और वो इतनी डेस्परेट शॉर्टेज है दुनिया में कि उससे आप काफ़ी कमा सकते हैं। आपको सर्टिफिकेशन, NAFTEC शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन, हम लोग ने करा था, मगर दैट वाज बिकॉज वी वांटेड टू सर्व एज अ कैटलिस्ट। But really it should be the private sector that should take it forward and should be investing in these young people. खुद ही ट्रेन करें, फिर उनको कंपनीज बनाए, उससे कमाएं। मगर what NAFTEC should be doing is providing the certification courses, making sure the standards are right and having the international linkages, कि लोगों को बताएं कि ये बड़ी स्टैंडर्ड है, और माइक्रोसॉफ्ट को बोलें कि ये अगर आप तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसलिए कि ये मिनिमम है। दैट इज़ व्हाट। और ये इंडिया ने उनके जो IIT जो टेक्निकल बोर्ड्स थे, जो IT बोर्ड थे, दे मेड श्योर कि उनके जो टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग है, दे वर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। We have not invested in that. What we have instead invested in the past इसके एक तो जल्दी से ट्रेन करो, 50,000, 100 लाख देंगे, ये बड़ा नंबर दिखा दो आके कि यार 5 लाख बंदा आ गया हमारे पास। But what we really, the government institution should be focused on international certification and accreditation and encouraging the private sector, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर अगर आप उसको इंकरेज कर दें, सर्टिफिकेशंस बता दें, तो वो खुद ही इन्वेस्ट करेंगे और खुद ही, और ये हो रहा है। और एक्चुअली काफ़ी लोग ऐसे प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि आई टेल यू, इवन ये ऐसे ही नहीं हुआ है फ्रॉम वर्चुअली नथिंग टू 2 billion ऑफ एक्सपोर्ट्स, बिकॉज दे आर पीपल हु आर फाइंडिंग, ठीक है, शॉर्टेज है, potentially we should be exporting 10 billion, and one of the main shortages is human skills. But frankly speaking, one of the main reasons was there was a lack of information flow, there was lack of certifications. We should be getting many more people from international bodies to come यहाँ के certification दें। एक दफ़ा certification हो जाए ना तो खुद ही employable हो जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग बाहर से लोगों को, अगर इन्वायरमेंट सही हो, कॉन्फिडेंस हो, मुल्क में कॉन्फिडेंस, बाहर से लोग आके, इसलिए कि यहाँ रहना इस्लामाबाद में चाहे कितनी महंगा हो, कहीं बेहतर है, और वो इंटरनेशनली अर्निंग्स हो सकती है। देयर आर लॉट्स ऑफ पाकिस्तानीज हु वुड लव टू डू दैट, और उनकी अगर वो उनके पास फॉरेन पासपोर्ट्स है तो उनकी कनेक्टिविटी भी होगी।
So there is a lot of opportunities. This is going to be a growth area, but this is not only. IT is going to be a growth area. I think agriculture will be a growth area. Fruits and vegetable will be a growth area. Do you think agriculture is a major growth area in terms of, अगर मैं numbers के हिसाब से बात करूँ? Certainly. I mean, but it doesn't have to be wheat always. It could be tomatoes. It could be figs. It could be I don't know, olives. We potentially have one of the largest production of olives anywhere in the world. Milk, if we can actually convert it to cheese. So look, I don't have the answers in it, but what we have to do is allow the market to find its own space. And we have to remove protection. We have to make sure कि लोग मेहनत करें, और एक दफ़ा मेहनत करना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी खुद बढ़ा तो खुद ही लोग ढूंढ लेते तरीका. Just as I said, maize and rice कोई वहाँ सब्सिडीज नहीं हुई, बट दे अपने से जाके ढूंढा कि क्या राइस यहाँ चलता है, कैसे इसकी बेस्ट प्रोडक्शन होगी, एंड वी हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली इन राइस. सेम हैपेंड इन मेज, एंड मेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फीड्स लाइफ स्टॉक. तो सी, things can happen, good things can happen and will happen in this country, but we have to remove this culture of dependency. गवर्नमेंट एक जो ये हम लोग कहते हैं कि रिलीफ, गवर्नमेंट रिलीफ ज़रूर मिलनी चाहिए, जो रियली जो मजलूम तबका है, बिल्कुल डिजर्विंग क्लास. आई मीन, आई डोंट वांट लाइक द वर्ड मजलूम, दे डिजर्विंग देयर सर्कमस्टांसेस, बट the vast majority should not get any relief. The vast majority should actually work twice as hard. Even today, I think we work not as hard as especially the elite or the upper middle class or even the middle, as people do in India. India में अगर देखें, बॉम्बे जो बेचारा काम करता है, ही सुबह से कोई आता है, कोई 2 घंटा उसको लगता है कम्यूट करने में, फिर वो कोई 10 घंटा काम करता है. फिर I would not want such a life, but the average work style in India is extremely tough. Yeah. Same is true in Bangladesh. And so maybe, मतलब वो यार, you don't want that life, but the fact is कि वही sacrifice की जो हम बात कर रहे थे कि आपको कुछ सालों के लिए करना पड़ेगा. देखें, point is कि अगर आप sacrifice करते हैं और incentives अगर हों, and people can see a better future for their children, they are very willing to make these sacrifices. We are very clear. I mean, I said we also want a better life. We are all willing to. You're a young person. I was willing to sacrifice some of the luxuries, for my better life for my kids. Everyone is. So the future is very important. If there's clarity, where we go back to this clarity, mandate, a determination to work, people will make sacrifices. But when there has to be a certain degree of confidence कि जिसके लिए आप sacrifice कर रहे हैं वो सारे खुद नहीं पैसे ले जा रहे हैं. हाँ नहीं, क्योंकि मसला ये है, मैं आपको अपना बताऊँ, आज से 1.5-2 साल पहले I had the confidence कि यार ठीक है, जो भी आएगा, एक निज़ाम एक पटरी पे चढ़ गए, और अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स चेंज होती रहेंगी, सिस्टम, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, व्हाटएवर. बट एंड आई वाज वर्किंग 18 hours a day एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद इट. और उसके बाद फिर आपने एकदम से उसको, एक चलती हुई ट्रेन को एकदम से रोका जब, तो जाके जब सर आगे जाके लगा, तो सडनली पूरे मुल्क के हालात देखे अब मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार, व्हाई एम आई वर्किंग सो हार्ड? एग्जैक्टली. आई नीड वर्क लाइफ बैलेंस, आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई नीड लाइक हर किस्म की मैंने रैंडम चीज़ें उसमें इंटीग्रेट कर ली, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक यार, जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मुझे तो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा. अगर तो वो सारा का सारा काम आखिर में कुछ चुटकी बजेगी और उसके बाद फिर डॉलर 150 से 250 रुपये पे चला जाएगा, और मेरी सारी जो मेहनत थी वो ओवरनाइट आधी हो जाएगी, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की? बिल्कुल. देखिए, अगर इंसेंटिव्स नहीं है और सर्टेन सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस फ्यूचर में नहीं है, तो आप नहीं काम करिएगा. आप कितनी मेहनती हो, कितनी सही वी वर्क ऑन इंसेंटिव्स. दिस इज, ये लोग, हम लोग मोरल लेक्चर्स देते हैं, यार मेहनत करो, ये अगर इंसेंटिव्स नहीं होंगे तो हम लोग नहीं मेहनत करेंगे, इसलिए कि वो बुरा इंसान नहीं है. वी हैव टू हैव द राइट इंसेंटिव्स. और अगर फ्री का, अगर आपको खुदा ना खास्ता पैसा आ जाए ना, जैसे काफ़ी लोगों का, वो कभी नहीं काम करेगा. और आपने देखा है, ये बिटे हुए नवाब आपने सुना होगा, मगर ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो रेंट सीकिंग होते हैं. हमारी बिजनेसेस भी वो बिटे हुए नवाब के तरह हैं कि उनको रेंट सीकिंग आती रहती है. वो मेहनत ही नहीं करते हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे इंटरनेशनल मार्केट्स ढूंढें. वो वही मार्केट, क्यों नहीं हम लोग, वी हार्डली एक्सपोर्ट टू ASEAN कंट्रीज. ASEAN इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स, बिकॉज वही यूरोप. सोचना पड़ेगा ना, खेलना पड़ेगा, कौन करे क्या करे.
रात में जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जाके और दूसरी चीज हम्बली जाके कहना होगा प्लीज मेरे सामान देख लें। देखें ये तो ख्वारी है सर, व्हाई डोंट आई डू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड सेल इट टू माय लोकल। एग्जैक्टली। तो ये जो हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और बैरियर्स करते थे, हम लोग तो बाहर देखने ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कि इतना आसान है यहाँ पाकिस्तान। और जो सबसे अफसोस की बात है, जहाँ ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट आती है यहाँ, वेदर आप इवन नेस्ले, ना यूनिलीवर, ना इंडस, टोयोटा मोटर, वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए आती। अब देखें वियतनाम और थाईलैंड में, वहाँ भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो वहाँ बनाते हैं पर इंटरनेशनली बेचते हैं। जो हमारे CKD किट्स आ रहे हैं मोटर, वो सारे थाईलैंड से आ रहे हैं। इसलिए कि आपने कंपिटिटिव बनाया, आपने ये नहीं कहा कि बस इसी मार्केट में आपको बड़ी ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी, आप बस इसी मार्केट को दें। हम लोग तो लिटरली ये कह रहे हैं, हर बिजनेस जो आता है यहाँ वो, और उन लोगों को भी समझ आ गई है जो फॉरेन है, वो बोलता है कि आप मुझे प्रोटेक्शन दिएगा तो मुझे फ्री का पैसे देगा तब मैं यहाँ आऊँगा। यार बंद करो ये सब। वी हैव टू स्टॉप दिस प्रोटेक्शन वॉल्स कि आके वही बिजनेस करे जो लोकल मार्केट में बेचे। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दोज पीपल। हमारी एक्सटर्नल जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन्वेस्टर्स की, वो भी अब ख़राब हो गई हैं। इसलिए कि आपने इंकरेज करा, आपने IPPs में जो है एक डॉलर रेट फिक्स टेक और पे बेसिस पर 18% पर डॉलर पर दे दिया। वो नेचुरली क्यों आएगा अब इस मुल्क में इन्वेस्टर कोई और मेहनत करने के लिए। सो और वो जब वियतनाम, थाईलैंड, इवन इंडिया में जाते हैं, दे नो कि यहाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ हम लोग को प्रोडक्टिव होना होगा, आसानी से पैसे नहीं बनेंगे। मुझे फ्लड्स का बताइएगा। डू यू हैव एन आइडिया ऑफ एग्जैक्टली कितना पोटेंशियल डैमेज है एंड हाउ डू यू थिंक दैट कुड इम्पैक्ट पाकिस्तान ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में? देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। अभी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट जो है प्लानिंग कमीशन ने आई थिंक कोई $28 बिलियन का कहा है। There has been various estimates ranging from about 8-9 billion initially now to 28 billion. We have to be very clear if we are going to कि बहुत इसमें अकाउंटिंग सही होनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसी हवाई नंबर्स बात करेंगे ना, तो बाद में इसमें भी हमारी क्रेडिबिलिटी जाएगी और बोलेंगे ये लोग तो आगे बस 28 बिलियन, इनको कोई ब्रेक डाउन नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे। वो जो फॉरेन डोनर भी होता है वो बड़े गौर से देखता है कि आप कितने, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो देखता है कि आप कैसे स्पेंड करिएगा। मैं भी डोनर बिजनेस में रह चुका हूँ, चैरिटीज़ में काम, जो भी आपके पास डोनर है, ही वांट्स टू सी एग्जैक्टली स्पेंडिंग क्या होगी। सो इट इज़ वेरी बैड, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव गॉन थ्रू दिस। आई होप वी गेट डोनेशन, आई होप ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे जिस तरह से कंट्रीब्यूट दे कंटिन्यू डूइंग दैट, बट लेट्स नॉट ड्रामेटाइज के बस तबाही हो गए। मुझे कंट्रीब्यूशन का इतना परेशानी नहीं है जितना मुझे ये हो रहा है जो आपने दूसरी बात बोली कि पैसा लग रहा किधर है। बिल्कुल। फॉर मोस्ट पार्ट आई थिंक what I fear is that we will spend all of that or most of that money buying consumer goods, perishable consumer goods, and sending it to here and there in an unoptimized way. जाहिर है everybody feels for them and so we don't really know, हमें जो करीब नज़र आएगा उसके पास जाएंगे, जाके हम ट्रक लेकर जाएंगे, हम जाके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड स्टार्ट में तो जाहिर है कि इतने बुरे हालात थे कि वो था भी। जो सबसे बड़ा ख़र्चा मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है वो मुझे 3 एरियाज़ में होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आई नो फॉर अ फैक्ट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द फिस्कल स्पेस टू डू इट राइट नाउ। पहला मुझे आ रहा है नज़र हाउसिंग के अंदर। इट्स अ कॉस्टली एंडेवर। आपके अर्थक्वेक के बाद भी हुआ था नॉर्थ में, और यहाँ पर लोगों के सारे घर बह गए हैं, एक्चुअल में बह गए हैं। एक अपॉर्चुनिटी भी है फॉर अर्बन प्लानर्स कि वो एक्चुअली जाके जिरगों में बैठ के वो पूरे टाउन्स को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, वो पूरे विलेजेस को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। एंड मे बी अगर पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट जो है वो जाके इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को या सस्टेनेबिलिटी जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करें, तो शायद वो होता है ना, एक अमेरिकन टाउन आप जाते हैं तो आपको पता होता है एक सिटी हॉल होता है, उसके ये होगा तो इस तरह होगा। तो हमारी तो बस एक रैंडम एक गली होती है, उसके लेफ्ट राइट मार्केट्स होती हैं और बस ये वो वाला निज़ाम है। तो मे बी वी कैन डू सम बेटर प्लानिंग देयर एज वेल। आई डोंट नो वेदर द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दैट और नॉट। जब एक चीज़ रेज हो ही गई है ग्राउंड के ऊपर तो अब नई लानी ही है। खड़ी चीज़ को तो आप आके बस सोचते ही रहते हो कि यार कैसे इस टाउन को मैं रीडिज़ाइन करके एक मोर सस्टेनेबल, मोर स्ट्रक्चर्ड कर सकूँ। दूसरा ये कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 33 मिलियन का नंबर वो कहते हैं,
इन लोगों के सर्वाइवल का मुझे पाकिस्तान पे इतना ईमान है कि पाकिस्तान के लोग इन लोगों को सर्वाइव करवाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। कोई ऐसा हमारी सोशल नेटवर्क जो है वन और बड़ी मेंशन हुई है, इन दैट वे इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट। एब्सोल्युटली, उसके ऊपर आई हैव नो डाउट विद करप्शन एंड विद व्हाटएवर वी आवर पीपल विल इंश्योर दैट वी विल सस्टेन। व्हाट आई डोंट नो इज दैट क्या ये लोग अपने पाँव पे, ये बड़े खुददार लोग थे, ये कोई आप ये शहरी जो है ना इस वक्त देख रहा है और कह रहे हैं ये बेचारे गरीब गुरबा, ये गरीब गुरबा नहीं थे। बिल्कुल, ये अपनी ज़मीनों पे अनाज उगाते थे, आपका अनाज ये उगा कर आपको भेजते थे। ये आपकी विजुअल में शायद रूरल होंगे, बट दीज पीपल हैव नेवर हैड टू बेग एनीवन फॉर देयर एंटायर फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, एंड सो टू गेट देम टू और बट मसला ये है, मैं उस दिन एक कहानी देख रहा था, मेरे फेलो ब्लॉगर हैं, उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में डाली हुई थी। वो एक साहब थे इसी तरह एक गांव के अंदर, पूरा गांव रेस था, दे हैड नो प्लेस जो कि वो थी। उन्होंने कहा जी मेरा तो स्कूल की जो किताबें वगैरह का कोई बिजनेस था, 80-90 लाख रुपए की किताबें मेरी थी, सब बह गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, नाउ ही हैज़ नो क्रेडिट लाइन, ही हैज़ नथिंग लेफ्ट फॉर हिम टू रीस्टार्ट दैट बिजनेस। तो दैट मीन्स कि एक तो इनके जो बिजनेस तबाह वो तो हुआ, जब ये गाँव वापस फ़ाल भी होगा तो इनका एक्सेस टू बुक्स, एक्सेस टू वो सारा का सारा ख़त्म, राइट। देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम कमिंग इन, आई थिंक यहाँ पर हमारे नौजवानों को दे हैव टू फाइंड इनोवेटिव वेज। I would like कि someone comes and says listen like हम 1.5 लाख का ये घर बना सकते हैं, आप इसके लिए डोनेट करें। बिल्कुल, ओपन एंडेड डोनेशंस के बजाय आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान में बहुत सारे होते हैं, specific project oriented and let it be from small levels and even international. देखो I wanted to say something and this may seem unkind, especially at this time we have to be very sensitive. We do not want to discourage any donation that comes. Absolutely. But I'll have to say this, Pakistan has for the longest time been seeking geopolitical rents. ये वॉर में है तो मुझे पैसे दे दो, ये कर रहा हूँ तो पैसे, जियोपॉलिटिकल, वो अब जियोपॉलिटिकल रेंट्स बंद हो गए। नाउ लेट्स नॉट गेट इनटू दिस बिज सिंपैथी रेंट्स नहीं लें। एंड माय प्रॉब्लम विद दीज सिंपैथी रेंट्स इज दैट इट विल नॉट गो टू द डिजर्विंग पीपल। And we have to be very honest here amongst ourselves that we have to raise our voice that that doesn't happen. Because not only that money will come, और अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो भी जाती है तो अगर वो पैसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग इस बेसिस पर होगी कि वो पैसे रियल लोग अगर वो नहीं जाते हैं तो ये हम लोग का डेट रिस्ट्रक्चरिंग वो मौका भी ज़ाया होगा। सो वी हैव टू बी राइट टुडे, ऑल ऑफ अस हैव टू बी वेरी क्वेश्चनिंग, नॉट इन द सेंस के डिस्करेज करें whether it is debt restructuring or aid, but we have to be aware कि ये हमारे governments ने पहले करा है, where the money hasn't been spent, and then we have to come up with innovative, and they're not particularly where it is small scale, where it is not one big project government. Big projects अगर करनी है, left bank outflow जो है ना, जो drainage system है सिंध में ना, वो infrastructure projects वगैरह उसमें भी I think मैंने वही कहा ना कि गवर्नमेंट का रोल शायद आ जाए इसके अंदर कि यार कोई बाई लॉस दे देना टाउन्स को, कि जो पूरे टाउन्स खत्म हो गए तो उनको एक सेट ऑफ रूल्स दे दें कि यार अब आपने जब नई कंस्ट्रक्शन करनी है तो इन सेट ऑफ रूल्स के साथ कर लें ताकि इट इज मोर सस्टेनेबल फॉर यू गाइस। आई हैव टू से अगर ये गवर्नमेंट अगर लग गई ना इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग तो I can almost guarantee you can 70% of the money we will never see it accounted for. I have real suspicion whenever the government starts doing these things. So it has to go into private. And we also have to be very clear with the international donors. ये नहीं कि आप बड़े बड़े महंगे consultants लाएं जिसके आप $20,000 की salaries हो. We have to be, we are facing a tragedy. Everyone has to realize that these lives are at risk. They're facing hunger and they're facing now disease. They need to be rehabilitated. Their relief has to, and then they have to be actually provided housing, and everyone has to, but it has to be done on district level. It has to be done on specific projects, and there has to be a lot of transparency and noise. I think there people like you have to be very very aware. The reason why I'm saying ना कि I know आपने बोला सेंसिटिव बात है इस वक्त वो है, बट मुझे इस वक्त ये हो रहा था कि यार कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं जो 3 चीज़ें कर रहा था कि मैं क्विकली उसको मैंने एक हाउसिंग का जिक्र किया, दूसरा मैंने इस चीज़ का जिक्र किया कि सर एक बहुत मेजर पोटेंशियल प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जो छोटे किसान हैं, जो छोटे आपके वहाँ पे जो भी उन इलाकों में काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्रेडिट के ऊपर अपने वो उससे क्या कहलाता है वो आरती से और इनसे उनसे बैठ के फसलें की हुई थी। आपको लगता है आरती जो है वो अपना पैसा जाने देगा?
नहीं, दूसरे भी जो बोरो करते हैं जिनसे आरती से भी और लैंडलॉर्ड से भी, वो उनकी ज़मीन ले लेगा, वो ज़मीन ले लेगा। तो ये तो एक आपके ना, सो दे हैज़ टू बी अ डेट, उन गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क टू फोर्स the powerful people to give them relief. Absolutely. देखिए, हर चीज़ तो हम लोग बाहर से देखते हैं. How about forcing our own people, empowered people to provide relief to the poorest? I can imagine there are lots of very rich people in the affected areas, whether it's South Punjab, Sindh or Balochistan. They should be asked now. There has to be a particular way that you have to distribute to these people. This may be a time for land redistribution. Absolutely. मुझे जो डर है वो and again I come back. It will only happen if you have a strong government. We have never had that kind of land redistribution which was necessary. Absolutely. मुझे जो डर है वो ये है कि ओवर टाइम, आज से 1 साल बाद जब ये लोग वापस पानी चला जाएगा, ये लोग वापस आ रहे होंगे, ये लोग बहुत गंदे लोन शार्क्स में पड़ेंगे. बिल्कुल. और ये पूरी ज़िंदगियाँ गुजार देंगे इससे वापस आने में. हमारे हिसाब से इनके घर भी आ चुके होंगे, इनका स्कूल भी वहाँ पे फ़ाल हो चुका होगा, काम भी चल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली जो बिहाइंड द सीन्स है ना, कि शायद ये लोग नॉर्मल लोग हैं, पैसा आ रहा था, पैसा जा रहा था, पैसा कमा रहे थे, चीज़ें ख़रीद रहे थे, अब जाकर टू गेट बैक उनको लोन शार्क्स के पास जाना पड़ेगा. उनके ही लैंडलॉर्ड जो हैं वो अजीबोगरीब टर्म्स डालेंगे उनके सर के ऊपर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनका जो लॉस हुआ है, इस जो बिजनेस लॉस है या जो financial loss in terms of making money. See, if we were in a actually progressive environment and governments which were very clear, they would have used this as an opportunity for redistribution of some wealth. Yeah. There is a huge disconnect in the kind of wealth the really poor have and some of the very rich have. This is a time which gives really an opportunity to get some of the wealth transferred to the people, and there's a need, because if they don't, and this again requires a clarity of vision. We need a mandate, and we need the governments to be doing that. We will miss an opportunity. And I think these things should be talked about. Yeah. I'm really grateful you have brought it out. I might be wrong. This might not be the solution, but at least we should be talking about these things. कि redistribution क्यों नहीं हो रहा है land? This is a time when we should be thinking about redistribution. Right. थोड़ा सा conversation को मैं switch करूँ. टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक जिक्र होता है पाकिस्तान में हर थोड़ी से बात. आज भी कमरान खान साहब ने एक ट्वीट डाला हुआ है, ट्वीट मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट आप लोग जाके देख सकते हैं. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं ऑनेस्टली देखूं तो इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत इनहेरेंटली पीटीआई की साइड के ऊपर है. For one reason or the other, let's assume PTI does not come in power, or they are not. I mean, some people don't want them to come to power. The alternate that I see is an extremely unpopular government, which, like you mentioned, does not have the mandate or the will, and so automatically they're unable to take those decisions. And so, उसका outcome अब वो पुराना वक्त नहीं है कि अच्छा जी पिंग पोंग चलता रहेगा, अब हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट पे. बिल्कुल. तो कुछ सोसाइटी के रेगुलेटर्स होते हैं ना, उन्होंने खुद से रेगुलेट कर दिया. तो एक्चुअली अगर मैं देखूं कि रास्ता बड़ा क्लियर है, और रास्ते में 2 मुझे ऑप्शन से नज़र आ रही हैं. एक मुझे नज़र आ रही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट वापस आ जाएगी, तो हम उनकी पॉलिसी को एनालाइज कर सकते हैं कि पास्ट उनकी पॉलिसी क्या रही है और आने वाले वक्त में क्या पॉलिसी करना चाहिए. और वो है जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि फ्यूचर हमें क्या देखने को मिल रहा है. और दूसरा रास्ता फिर मुझे ये नज़र आता है कि अच्छा, इफ़ नॉट पीटीआई एट दिस पॉइंट इन टाइम, देन a technocratic government. अच्छा. Do you think that आपने जिस तरह बोला वैसे मुझे आंसर मिल गया, but do you think कि that may be an answer कि यार ठीक है, कब शब ख़त्म करो सारी की सारी, it's too polarized, सब साइड पे करो. बाहर से एक, मैं कहता हूँ शौकत करीम साहब को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि यार बात ये है कि ये हम लोग ने टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, और ये सारे ज़रा सा इंग्लिश बात कर लेते हैं ना, और 1-2 कहीं से गलती से डिग्री आ जाती है तो समझते हैं कि अखलातून है और सारे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम. गलती से अगर पीएचडी तो वो तो एकदम ही दिमाग ख़राब हो जाता है उसका. यार जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्राउंड पर होती हैं, जो पब्लिक होती है, दे आर मोस्ट अवेयर ऑफ इट. और एक पॉलिटिशियन जो होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है उसके लिए. चलें, पॉलिटिशियन शायद इतना ठीक से बात भी नहीं कर सकता है जो टेक्नोक्रेट. ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग ने कोई 40 साल, ऑलमोस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पाकिस्तान, उस चक्कर में टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के चक्कर में आधा मुल्क हमने बहुत बुरे तरीके से, शायद वो ख़त्म हो जाता मगर दूसरी तरफ चला, मगर हम लोग ने गंवा दिया.
उसके बाद भी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी 1-2 साल के बाद, जब भुट्टो साहब के, वो भी आपने देख लिया उसका हाल यही कि आज हम लोग शायद डिफ़ॉल्ट करने के। ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कुछ लोग आ जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सूट पहन लेते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स भी बड़ा पसंद करते हैं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसलिए कि उनकी तो वारे नायरा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पॉलिटिशियन आता है, वो रिस्पॉन्सिव होता है। मैं कहता हूँ हम लोग को टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट तो सोचना ही नहीं चाहिए। इट इज़ अ परफेक्ट रेसिपी। ये टेक्नोक्रेटिक वही बात करते हैं जो डिक्टेटरशिप चाहते हैं। आई विल बी वेरी ब्लंट। Technocratic is just a code word for dictatorship. To justify dictatorship, we have to basically say no to that. It is a vile concept. This technocratic government is meaningless. We live in the 21st century. We must empower the people. We must be responsive to the people. ये मैं तो सोच के polite कन्वर्सेशन, यहाँ बड़ी एलीट क्राउड में ये इस किस्म की बात होती है, मुझे तो खार आने लगता है कि हाउ डेयर यू टॉक अबाउट टेक्नोक्रेटिक। क्या आप बेहतर जानते हैं आपके नौकर से? बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर वो नौकर अगर आप फुल्ली इन्फॉर्म करें, ही कैन मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर हिमसेल्फ। यहाँ एक खन्नास है हमारे जो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड एलीट कि वो बेहतर जानते हैं दूसरे से। नहीं बेहतर जानते हैं। वो एक जो नौकर है वो भी अपने लिए बेस्ट जानता है और उसकी जो वॉइस है हैज़ टू बी रिप्रेजेंट। और आप नहीं, एक टेक्नोक्रेट नहीं रिप्रेजेंट। टेक्नोक्रेट ज़रूर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एडवाइजिंग द पॉलिटिशियन, इन सीइंग अ सोल्यूशन टू एक अगर ब्रिज बन रहा है तो उसमें एक इंजीनियर होगा ना। सिमिलरली अगर हॉस्पिटल बन रहा है तो एक डॉक्टर्स की उसकी क्या, बट दैट इज़ वेयर इट इज़ लिमिटेड टू सी हाउ अ पॉलिटिकल विल is best implemented most efficiently. उसका काम नहीं है कि डिसाइड करना है कि एक गरीब आदमी के लिए क्या बेहतर है। वो खुद गरीब आदमी पॉलिटिशियन के थ्रू आएगा। तो लिटरली वी हैव टू एक्चुअली disabuse this idea of a technocratic government. What we need is democracy. We need much more democracy, much more devolved democracy. What we need is at local level. ये मैं अगर क्रिटिसाइज करूँ खान साहब की, जो one of the biggest mistakes or failings was he did not embark on the local government elections. If we had had local government elections, they would have been empowered. They should be the people who should be producing politicians. They are the closest to the electorate. They will be one who's आप बल्कि ज़्यादा एम्पावर कर ले लोकल गवर्नमेंट्स को कि उनकी रेवेन्यू जनरेशन, जैसे आपने कहा हाउसिंग, कि वो वहाँ जनरेट करें, सीवरेज बनाए, रोड्स बनाए। ये काम लंदन में, स्वीडन में सारा तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं करता है। ये सीवरेज का काम, रोड का काम, इलेक्ट्रिसिटी लैम्प पोस्ट का काम, ये तो लोकल गवर्नमेंट वो खुद जनरेट करते हैं। जैसे भी जनरेट करें, बहुत ज़्यादा टैक्स कर देते तो वो लोकल गवर्नमेंट में सो वी नीड मच मोर लोकल गवर्नमेंट्स पावर। अभी तक कराची में वो कभी होते ही नहीं इलेक्शन। दिस इज आवर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज our technocrats have joined hands with some of the most, I think, undemocratic forces because उनकी अपनी उनकी ईगो मसाज हो जाती है, उनकी positions मिलती है। We have to disabuse this idea of technocratic government. It is the politician who gets the mandate from the people. मेरा जैसा बंदा, I can't get even 10 votes. I have no right to be deciding what people should be doing. It is someone who can actually talk to these people and get the vote. Makes sense. मैं sorry, I was a bit excited about it. नहीं, that's perfectly fine. जावेद भाई, 2 एरियाज में मैं आपसे आपका ब्रेन टिकल मजीद करूँगा before I sort of wrap this up. एक मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो एनर्जी का प्रॉब्लम है, is there any solution to it? या are we condemned to just wait out कि यार ये बस circular debt बढ़ता रहेगा? देखिए, I think again, if we had clarity of thought and we had understanding, those IPP projects, some of them are with one of our friendliest country like China, and it's a sympathetic country. हमारी दोस्त है और शायद 1-2 और मुल्क हैं, कतार, ये सबके साथ, उनके साथ जाके बात ज़रूर करनी चाहिए। देखें, जो अप फ्रंट पेमेंट्स हैं उसके वजह से बड़ी बर्डन है। बिल्कुल सही। अब रेट्स पर हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, मगर ये है कि जो 5 साल में जो पेमेंट्स करनी थी वो आप प्लीज़ 10 साल में कर दें, ना 15 साल में कर दें। हम लोग ज़रूर, और उसके लिए कुछ कंपनसेशन भी दे दें। अगर वो करेंगे ना, एक बैग ये सर्कुलर डेट प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। डिफ्रे करें, डिस्टेंस करें, रिस्ट्रक्चर करें।
इसलिए कि अभी हमारे पास उस किस्म की डिमांड नहीं. हम लोग ने ये जब बनाए थे, वी गॉट अ बेसिक प्लानिंग राइट कि कितनी डिमांड होगी. हम लोग ने प्रोजेक्ट्स लगाते गए, इसलिए कि बड़ा आसान था उस वक्त, पैसे भी. और उससे मैंने एक एनालॉजी करी थी, सबसे आसान तरीका जीडीपी बढ़ाने का, एक सबसे बड़ा होल बना दें इस तरीके से. मगर ये होल नहीं है, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी आइंदा. मगर इसकी जो पेमेंट्स है शुड कनेक्टेड टू कैसे डिमांड बढ़ती है. अगर डिमांड जब बढ़ती जाएगी ना, यूनिट जितने इस्तेमाल होंगे तो यूनिट कॉस्ट कम होता जाएगा. राइट. इवन दो ये डॉलर लिंक्ड है. दैट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम. अगर रेट्स भी अगर हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं कि जैसे हालत है, देखें आपके पास अगर ज़्यादा बोरोइंग होती है ना, और आप जाते हैं जिसने आपको लैंड करा, बोले कि देख यार ये बात है कि सच बात तो पे नहीं कर सकते, अब तुम कर लो, या सारा डूबा या you know. तो शायद, मगर ऐसे तो नहीं करना चाहिए. हाथ, वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी सेंसिबल, बट वी हैव टू गो देयर. देखिए ये है पेएबिलिटी, ये है हमारी पेइंग पावर. इस लिहाज से जितने हम लोग कर सकते हैं सिंसेरिटी से हम लोग करेंगे. I think just about every lender will want to see sense and work with you, but it has to be structured. It has to have the. देखिए ये multilateral loans जो है बड़े एक difficult तरीके से ये negotiate होते हैं. ये तो bilateral है, इसमें भी negotiate, but we have to be very clear. We should not appear to be exploitative. कि बस ओ फ्लड्स आ गए तो चलो हम लोग तो माफ़ करा के और फिर जाके फिर से पार्टी करना. एक तो आपने बोला कि यार ये तो एक रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, एंड सो उसके अंदर एक कॉस्ट वो जा रही है. डू यू थिंक इन योर ओपिनियन अगर डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बैलेंस आउट हो जाए? देखिए डिमांड सप्लाई एक तरीका है बस. एक लोग कहते हैं लाइन लॉसेस कम करो, वो एक्चुअली एक रेड हेरिंग है, जो उसको कहते हैं ऐसी डिस्ट्रैक्शन है. थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कोई 3-4-5% कर सकते हैं. ऑलरेडी हम लोग 18% पे हैं लॉसेस, शायद उसको 14%, उससे इतनी सेविंग्स नहीं होंगी. अच्छा, ये कर सकते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन जो है, काफ़ी सारी जो विलेजेस हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ अभी तक नहीं पहुँच. वी नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइक एनीथिंग. अब इलेक्ट्रिसिटी तो हो गई, वी शुड, तो दैट माइट एड समथिंग लाइक 20-30% डिमांड. And to create the transmission lines is not as expensive as producing the electricity. So if we can increase, and seriously, अगर 20-30% से अगर हम through transmission lines, it won't happen in 1 year. It will take a period of 2 or 3 years. Probably longer. Then we can actually, वही आप समझ कर लें, 100 अगर आप 50 से डिवाइड करते हैं, 100 आप 80 से डिवाइड करें तो फ़र्क पड़ जाएगा. सो बेसिकली यूनिट कॉस्ट को कम करनी है. यूनिट कॉस्ट आप ऐसे ही कम करिएगा, जितना आप डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन बढ़ाइएगा उतना यूनिट कॉस्ट कम करिएगा. एंड दैट रिक्वायर्स, एंड वी स्टिल हैव large segments of our society, villages, रूरल एरियाज़, जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई, और आप उनसे कहिए कि पेमेंट, और उनमें पेमेंट कैपेसिटी है, शायद उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर इलेक्ट्रिसिटी, शायद उनकी जो प्रोडक्शन है वीट की ना जो भी है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, अगर एग्री प्रोडक्ट्स है वो उसकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी. तो हाँ, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि आपके जो ट्यूबवेल्स हैं वो डीजल पे चल रहे हैं. हाँ, कमर्शियल है ना एक तरह से, और वो डीजल की कॉस्ट किस जगह पर खड़ी हुई है. Another thing that doesn't make sense to me, and maybe you can explain it better if you have that. आप कह रहे हैं कि यार हमारे यहाँ डिमांड का इशू है, और डिमांड की वजह से, लो डिमांड होने की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है. बट उसी के साथ मैं ये देख रहा हूँ, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद की बात करता हूँ, इस्लामाबाद में मुझे लगता है कि जो भी बंदा पे कर रहा है, जो हमारे इलाकों में रह रहा है, वो अगर ख़रीद रहा है वो पे कर रहा है, कोई भी उसके ऊपर ऐसा सच वो नहीं कर रहा. बिल्कुल. फिर लोड शेडिंग भी हो रही है. So why is that happening? Well, load shedding, though, I think main reason is because of fuel shortage. They are rationing fuel, or ये इसलिए कि balance of payments crisis थी. So that, and hopefully we should find a way around it. We should not be actually load shedding. This is the last thing we should be doing for the पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस. जितना कम लोड शेडिंग हो, जितना ज़्यादा कंजम्पशन हो, उतनी ही बेहतर हो. मगर बात यह है कि जितना अगर आप बढ़ाएंगे उतना आपको फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, उतना फ्यूल इंपोर्ट करेंगे तो आपके डॉलर्स निकल जाएंगे. दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम. तो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. बट if we can get, thankfully oil prices नीचे आ रहे हैं, if we can now start getting oil at price, we should keep increasing production at its optimum, but we have to make sure that every unit that is produced is consumed. Right. Now,
दिस इज़ नॉट हम लोग के पास जो टेक ऑन पे है ना, कई ऐसे हमारे है कैपेसिटी जो यूटिलाइज नहीं हो रही है। साहिवाल जो है वो शायद कोई 30-40% पे चल रही है ना, इवन लेस 25% आई हैव हर्ड। कैन यू इमेजिन? और उस पर आप कैपेसिटी पेमेंट्स करते जा रहे हैं। नाउ दिस इज क्रिमिनल। या एंड उसको आप वही वाली बात है कि आप या तो इंडस्ट्री को बढ़ाएं वरना आप फिर अंडर ये देखो ना, इट्स क्वाइट सिंपल। आप बड़ी महंगी गाड़ी खरीद लें, लीज पेमेंट आप उस पर करते जाएं, और वो घर में उस पर कोई रेवेन्यू नहीं है, आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं मगर लीज पेमेंट कर रहे हैं। इमेजिन हाउ पेनफुल दैट वुड बी। Makes sense. So we have to think in terms of these, that we have to utilize every unit that we have to pay for. Right. Last cheese, if I were to ask you, and I've had some very interesting conversations with people recently, hoping to have another one very soon. There is a new economy rising across the globe, and that's the climate economy. Climate change की discussion जो है वो generally बड़ी एक sort of डिफरेंट टोन में होती है, तो इस वजह से मैं क्लाइमेट चेंज का वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मैं क्लाइमेट इकोनॉमी की बात करूँगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फाइनेंसियर्स, देर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ क्लाइमेट इकोनॉमी जो कि इस वक्त ढूंढ रहे हैं कि यार इसमें कौन करेगा। और इट सीम्स लाइक कि आज से 20-30 साल बाद इसके अर्ली अडॉप्टर्स विल बी एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट। अच्छा, हमें होता हुआ ये नज़र आ रहा है, मैं इस तरह से, मैं बड़ा बेवकूफ़ सा आदमी हूँ तो उसी तरह सोचता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इंडोनेशिया जो है वो तेल निकालता है, वो मार्केट को दे देता है, ऑयल वो पाम ऑयल निकाल लेता है, वो दे देता है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हैं उनके पास। मिडल ईस्ट पूरा का पूरा तेल निकाल के पार्टी चला रहा है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली बड़ा, जो वियतनाम हो गया, टर्की हो गया, इस तरह की कंट्रीज जो प्रॉपर सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, स्किल, लेबर उसके ऊपर चल रही हैं, एंड देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज एंड you know, kudos to them as well. But क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है पाकिस्तान के लिए जो कि मैं लॉन्ग टर्म में सेट करूं और कम से कम एक एरिया जो है ना मुझे कोई एक रिटर्न देना शुरू कर दे? और उसको देख के मुझे ये नज़र आता है, जितना मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है, कि अमीर मुल्क जितनी भी कोशिश कर लेना, जितना उनको चस्का है ना डेवलप्ड रहने का, they are not going to give up those luxuries. And the fact is कि वो ये जो है ना, ये कहना, ये हमारे तो नहीं, ये जनरली दुनिया की जो लेफ्ट है उनको ये लगता है कि उनको अभी तक ये लग रहा है कि वो बस ये बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट ख़त्म करो, वो उसके रेपरकशंस नहीं सोच रहे हैं। The fact is the world that we love and enjoy so much is very much driven by carbon as a currency. बिल्कुल। एंड सो वन थिंग दैट कैन पोटेंशली हैपन इज़ कि यार जहाँ पर वो मुल्क जो हैं वो कर रहे हैं, कार्बन खींच रहे हैं, आप जो है वो उसका न्यूट्रल प्रोवाइड करो और आप कार्बन क्रेडिट्स की इकोनॉमी में घुस जाओ। बिल्कुल। हैव यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर इज एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ मनी ऑलरेडी कमिंग इनटू पाकिस्तान। आई ऑल्सो नो दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल अर्ली अडॉप्टर लेवल के ऊपर जो कि मैकेंजी के हैं, इसके उसके हैं, जिनको एक वो ग्लोबल एक्सपीरियंस है, वो जो कि इसके ऊपर काम करना शुरू हुए में, और अगर वो इसके अंदर कर लें, और इसमें ओवरऑल इकोनॉमी का भी वो है कि जिस तरह यू नो आपकी कार्बन टैक्सेस की भी बात हो रही है, तो आपके टेक्सटाइल और एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको पोटेंशली फ़ायदा है कार्बन न्यूट्रल होने का। बट अगर हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को सेंस उस एरिया में ले जाएं जो कि पर्टिकुलरली लास्ट गवर्नमेंट में यू नो विद द बिलियन ट्री सुनामी एंड विद दिस एंड दैट, वो बड़े सारे इनिशिएटिव्स के ऊपर काम हो रहा था, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कार्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर वो हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ले जाएं, ना सिर्फ कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बल्कि कार्बन एमिशंस को आप ड्रॉप करने की तरफ ले जाएं, do you think there is a potential opportunity for us? There's a huge opportunity. एक तो just the tree program, उससे आपको carbon credits मिलते हैं which can be actually encashed. If we are actually still very deforested. हमारी forestation level as a percentage of the land mass is way too low. कोई 5% है. You know, there are many countries which are 40-50%. शायद 30% तो होनी चाहिए. We should be foresting like उसके लिए आप अगर बात करें मुल्कों से which are the best forestation जिससे carbon level कम होता है, we could have got carbon credits which are encashable literally in dollars. We should also think in terms of the fact that I didn't want to use the word, but it's a fact as well, you know, carbon neutrality. It is just like saying this is child free labor. It became a requirement
So if you're carbon friendly, if you're environmentally friendly, it becomes a selling point. अगर आपकी textile, आपकी products, आपकी honey, आपकी जो भी बना रहे, if it is environmentally friendly, but genuinely so there should be, you know, monitoring mechanisms within the country which actually says that it is GM free, whatever. We should get into that. We should actually, and we should market it ourselves as that. We become the country which is, because it is concerned, because it has suffered because of global climate change. मुझे लगता है पाकिस्तान बड़ा poster child emerge कर सकता है. We can become, and we were becoming a poster child. Yeah. This thing of the tsunami, billion tree tsunami, was seen as a major success factor. इस पर तो IMF ने भी लिखा, जो हम लोग को मुस्तकिल criticize, उसने एक वीडियो बनाया. It is something which we should be promoting. Forget the politics kiski hai, but these are great ideas. Not only that, we should also look at how we want to avoid, pollutive industry. Textile mein, how is it environmentally friendly? How are we using natural material, non-GM fruit, kya bolte hain, organic fruits. Organic fruit sells, food sells at 3 times the price. Yeah. Why are we not in that business? Northern areas mein itna zyada organic farming hai. We have not marketed it well, we have not certified it well, हमारी कोई उसमें certification process नहीं. We should be doing that. हमारे यहाँ तो बल्कि ज़्यादातर material जो है organic है. There is a huge, उसको आप certify करते हैं, आपका जो same product है उसके margin 2x हो जाएगा. बिल्कुल. So we need to actually look at this in a very serious manner. देखें चाइना में they got into solar panels. Not because Chinese at that point were particularly concerned and interested in global environment. वो इतने, उनकी वो mindset नहीं, वो बड़े business. But they saw this exactly in the manner you are saying, that this is going to become a huge business. Yeah. And we better get into it. Yeah. So this is going to become a huge business. And we really need to be focusing. And given that we are not that pollutive, given that we are not that, let's actually take that as an advantage and remain that way and produce products which don't have a huge carbon footprint and sell abroad. क्योंकि वही वाली बात है ना, storytelling is an inherent part of your brand, right? And Pakistan being one of the top potential victims of climate change. And Pakistan being a developing nation has an opportunity here to leapfrog and create a great story, particularly post floods में already आपके Western media में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ चुकी हुई है. आप थोड़ी सी भी climate की बात करेंगे ना, वो 10 गुना उछाली जाएगी. It is a marketing tool. Not that it should be just a marketing, there should be some substance behind it as well. But we have to see that you get market relatively easily because if you are genuinely climate friendly. हाँ, मतलब मुझे तो थोड़ा सा हुआ ना कि हमारे लोन माफ़ कर दो, हमें रिपेट्रिएशन दे दो. मुझे लगता है कि यार गोरे का माइंडसेट चैरिटी वाला नहीं है. गोरा आके कहता है यार मेरे से धंधा करो, मेरे निज़ाम में आओ, मैं तुम्हारे से करूँगा. सारे लोग ऐसे एंड प्रॉब्लम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम लोग रेंट सीकिंग हो गए ना. हाँ. और लोग ज़रा घबराते हैं, ये बस पैसे दे दो, बस मुझे लोन माफ़ कर दो. ये जो ना आप क्लियरली बताएं कि लोन माफ़ इसलिए ये करें, लोन माफ़ 10% करें, लोन रिस्ट्रक्चर 30% करें, ये जो पैसे आएंगे इसको एक क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग बनाएंगे और ये जो लोग जहाँ उनको एम्पावर करेंगे, उनको ज़मीन देंगे जेन्युइन तरीके से, और आप बल्कि अपने लोगों को लेके सुपरवाइज करें. Exactly. मतलब if I were to ask, let's say Europe to donate to me right now, versus if I ask Europe के यार देखो क्लाइमेट चेंज का ये बड़ा मसला है, फ्लड्स हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये क्लाइमेट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये प्रोजेक्ट्स को फंड करो आके. मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ and then it's generally accepted. People, to a certain extent, economics works on certain amount of momentum on human sentiments, and if there's a great sentiment towards climate change, the young people really want to make sure that countries like Pakistan do not go the same route as developed countries have gone, or India or China, for instance. Yeah, absolutely. Javed bhai, we're at the 1 hour 40 minute mark. Sorry यार, मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा. पिछली 4-5 एपिसोड जो हैं वो मैं 2-2 घंटे तक लेके गया हूँ, लेकिन लोग इतने अच्छे आते हैं कि उनसे बात करने का मज़ा भी आता है. बट अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. जावेद भाई, ऑलवेज अ प्लेजर. Thank you very much, Mazhabul, for having me again, but it's been a pleasure. Let's not lose hope.
Inshallah, we will absolutely. come through this crisis. Use it as an opportunity. Let's not waste this crisis. It is going to be tough. So that's something घबराना that- नहीं है तब भी. घबराना नहीं है, लेकिन वो cautious optimism जो होता है ना कि have that understanding. We have to be tough, and we have to hope that we have clarity of vision and a clear mandate in due course. Doesn't matter who it is, but it has to be such that the people's will is reflected in 100%, economics. 100%. And I think one of the things that I like to tell my audience as well is कि यार इस टाइम पे अगर आप कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं, consume less, बिल्कुल. save more. हम एक ऐसी जनरेशन, मैं एक ऐसी जनरेशन हूँ जिसमें अपने वाले साहब और वालदा को देखते थे और कहते थे कि वो ना हमेशा एक रेनी डे की बात करते थे. And for most part, we were alhamdulillah privileged enough to have never had to see those rainy days, those 65 की war and 71 की war and financial crisis and so on. But अब मुझे वो समझ आती है. एक चीज़ और मैं कहूँ ना, जी जी. और बड़ी एक ट्रेंड चला हुआ है स्वीडन ऐसा, चीज़ आप जो हर 2 साल के बाद चेंज करते हैं ना, 4 साल के बाद चेंज करो. जो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो जितना ज़्यादा वो इस्तेमाल करो. कपड़े भी इतना जल्दी चेंज नहीं करो. स्लिम रहो. Just like जितना consume less, again consume less. कि जो चीज़ है उससे गुजारा करो. ज़रूरी नहीं है कोई आप बेहतर नहीं हो जाते नई चीज़ खरीद के. Makes sense. Javed भाई, thank you so much for coming in. Thank you very much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको कोई चीज़ से agreement और disagreement हो, हमें comment section में आके ज़रूर बताएं. हमें आके ज़रूर comments में बताएं कि what do you think about the economy, where this is going, where all of this political economy wise particularly हालात किस तरफ जा रहे हैं. क्या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान में हो आपकी आवाज़. आई वुड लव टू हेयर सम फीडबैक फ्रॉम यू एज वेल. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. यहाँ पर कहीं पर ईजी पैसा जायज़ कैश आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ now we're beginning to open up a partnership program where we're going to be doing partnered segments with different brands and companies. And if you're interested in doing one of those, do feel free to reach out. The email address is on the channel. We do have something very exciting coming up, and we'd love for your support to fund that endeavor. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.